सभी को राम राम, राधे राधे दोस्तों। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल परीक्षा 2026 के लिए हम लोगों ने 10 प्रैक्टिस पेपर किए थे घटना चक्र टो सीरीज के, और मैंने कहा भी था कि आगे 15 प्रैक्टिस पेपर और कराऊंगा। लेकिन एक क्वेरीज आप लोगों की बहुत सारे एस्पिरेंट की आ रही थी कि सर पत्र लेखन को करा दीजिए। तो देखो, जो हम लोगों ने यूपी पीसीएस मेंस जो मैंने 2-3 बार दिया है और उसमें जो पत्र लेखन की हमने प्रैक्टिस की है, तो वहां से जो आपके प्रश्न ऑब्जेक्टिव पैटर्न में बनने, हालांकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे पत्र लेखन के मेरे अपने हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि मैंने एक इंस्टीट्यूट से पढ़कर तैयार किया था, और मैं उसका नाम भी आगे बता दूंगा आपको। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के लिए पत्र लेखन की जो बहुत डिमांड आ रही थी कि सर इसका क्वेश्चन नहीं समझ में आता है कि कैसे सॉल्व करें, तो आज की ये वीडियो अगर आप अगले 2 से ढाई घंटे की पूरी वीडियो देख लोगे ना, तो आपका एक नंबर फिक्स हो जाएगा। हम ज्यादा वीडियो नहीं बनाएंगे, बहुत ज्यादा जो है कि इसमें तामझाम नहीं बतियाएंगे, सीधे वही चीज बात करेंगे जो क्वेश्चन बनने की सीरीज होती है। क्या करेंगे? सीधे क्वेश्चन बनने की। जरूरत पड़ने पे तो मैं इसकी पीडीएफ भी जो है कि टेलीग्राम कमेंट में कर दूंगा। टेलीग्राम में, टेलीग्राम का चैनल का लिंक कहां मिलेगा आपको? वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिलेगा। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें और अपडेट करता हूं कि जैसे ही आप हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आओगे, तो यहां पर आप हमारे ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर आएंगे। लगभग 73,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। सबसे पहले आप लोग लेखपाल की अगर तैयारी कर रहे हो तो करंट अफेयर्स और प्रैक्टिस पेपर, इसके लिए आप हमारी एक प्लेलिस्ट फॉलो कर लीजिए, लेखपाल सीरीज, जिसमें आप देखोगे कि लगभग मैंने जो है कि पूरे 10 टेस्ट सीरीज भी करा दी है। 2 दिन पहले ही कंप्लीट हुआ था। साथ ही साथ मैंने इसमें करंट अफेयर्स भी करा रहा हूँ। नेशनल करंट अफेयर्स, इकोनॉमी और इंटरनेशनल कवर हो चुका है। ऑब्जेक्टिव भी मैं जल्दी कराने वाला हूँ। और जो एस्पिरेंट हमारे लोअर पीसेस की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही शानदार जो है कि आपके लिए घटना चक्र शॉर्ट नोट जो हमारे हैं हैंड रिटन फॉर्म में, संपूर्ण जीएस जितना आपका प्रीलिम्स का पेपर रहेगा जीएस का, वो सारे 40 क्वेश्चन आपके यहां से तैयार हो जाएंगे। इसकी प्लेलिस्ट आपको घटना चक्र शॉर्ट नोट 2026 यूट्यूब पर मिल जाएगी, हमारे प्लेटफॉर्म पर। आप वहां पर जाके इसके हैंड रिटन नोट्स की क्लासेस भी कर सकते हो। ऑलरेडी 6 क्लासेस, मतलब 6 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे अपने टॉपिक पे। क्या है टॉपिक दोस्तों? तो टॉपिक सर है पत्र लेखन। क्या है? पत्र लेखन कैसे करना है। देखो, पत्र लेखन की अगर मैं बात करूं तो आपके एग्जाम में एक शासकीय पत्र आता है जिसको हम लोग जो है कि सरकारी पत्र भी बोलते हैं। एक अर्ध सरकारी पत्र आता है जिसको हम अर्ध शासकीय पत्र बोलेंगे। परिपत्र आता है, अनुस्मारक आता है, कार्यालय आदेश आता है, अधिसूचना आती है। ये सभी चीजें आज मैं आपको बाकायदा उसकी थियरी, उसमें डिफरेंसेस, साथ ही साथ उसमें जो और भी उसके जो पैटर्न होते हैं, वो सब चीज हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो हम लोग घटना चक्र जब कर रहे थे तो वहां पे कुछ क्वेश्चन आ रहे थे। पहले उन प्रश्नों की प्रवृत्ति को समझो, उन प्रश्नों की प्रकृति। क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालयी पत्र नहीं है? प्रार्थना पत्र, संपादक के नाम का पत्र, प्रेस विज्ञप्ति, निमंत्रण पत्र। इस तरीके का देखो क्या पूछा है, कार्यालयी पत्र। पहले प्रश्न का नेचर जब पता रहेगा ना, तभी आप समझ पाओगे कि हम किस टॉपिक को कैसे कवर करेंगे। यहाँ पे लिख रहा है महापौर महानगर पालिका को लिखे जाने वाले शिकायत पत्र की किस श्रेणी में आएगा? तो जो आप शिकायत करोगे सरकारी स्तर पे। एक और प्रश्न है, एक औपचारिक पत्र में समाप्ति के पूर्व हस्ताक्षर और नाम के ऊपर कौन सा कथन उपयुक्त होता है? क्या वहां पर सादर प्रणाम, आज्ञाकारी, इस तरीके के शब्द लिखे होते हैं, या भवदीय, या आपका प्रिय, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जाता है? फिर आगे देखोगे, वैयक्तिक पत्र किनके मध्य लिखा जाता है? इंडिविजुअल पत्र व्यवसायियों के मध्य, सरकारी अधिकारियों के मध्य, सगे संबंधी, पाठक, संपादक। तो अब इनसे क्या समझ में आ रहा है? कौन सी विशेषता इस पत्र की नहीं होती है, ये देख लीजिए। मतलब डीओ लेटर, डेमी ऑफिशियल अर्ध सरकारी पत्र जिसे कहा जाता है, कार्यालय आदेश सदैव प्रेषित होता है किधर? तो ये जो प्रश्न है, इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि प्रश्न आपका कैसा आएगा। क्या यहां तक बात क्लियर हो गई है? तो आ जाओ सर जी, अब एक एक करके चलेंगे, पूरी की पूरी पीडीएफ आज मैं आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले देखिए, पत्र आपके 2 तरीके के होते हैं। एक पत्र होता है दोस्तों औपचारिक पत्र, ठीक है। एक पत्र आपका कैसा होता है? औपचारिक पत्र होता है, यानी कि फॉर्मल, जो व्यावसायिक पत्र, आवेदन पत्र। और दूसरा होता है अनौपचारिक, इनफॉर्मल, अर्थात कि व्यक्तिगत पत्र। देखो, व्यक्तिगत पत्र का मतलब क्या होता है? जब हम अपने सगे संबंधियों को पत्र भेजते हैं, जैसे अपने माता पिताजी को, अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्किल में, हम अनौपचारिक पत्र की बात करते हैं। और यहाँ पे हम किसी भी तरीके का कोई कोटा पूर्ति वाला स्ट्रक्चर नहीं फॉलो करते। हमें जहां से शुरू करता है हम वहीं से कर लेते हैं, प्रिय दोस्त, प्रिय माताजी, ये सभी सिस्टम यूज करते हैं। लेकिन
जब आप औपचारिक की बात करते हो, फॉर्मल की बात करते हो, तो उसमें व्यावसायिक पत्र भी आ सकता है, आवेदन पत्र भी आ सकता है, सरकारी पत्र भी आएंगे। ये सभी कुछ हम, और ऐसा नहीं कि आप अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हैं या यूपी पीसीएस आयोग को लिख रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी को लिख रहे हैं, तो ये नहीं लिखेंगे कि प्रिय अधिकारी जी, नहीं, उसका एक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम फॉलो करते हैं। तो ये सरकारी पत्र की विशेषता होती है। ठीक, आगे देखते हैं। मैं मोबाइल को साइलेंट ही कर दूं डियर फ्रेंड्स, क्योंकि फोन आ रहा है बार बार। मुख्य परीक्षा में केवल इसे ही पढ़ना है, जैसे जो हमारे लिए था कि पीसीएस के लिए मुख्य परीक्षा में। अब यहां पे आ जाओ, देखो कार्यालय के द्वारा जो पत्र निर्गत किए थे, कार्यालय का मतलब क्या होता है, जो ऑफिस होता है, ठीक है, सॉरी, जो कार्यालय जो होता है, यानी कि ऑफिस से जो भी पत्र निकाले जाते हैं, निर्गत किए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? अगर आप देखोगे कि उनको क्या कहा जा रहा है, तो सरकारी या शासकीय पत्र, जिसको हम लोग कहते हैं ऑफिशियल लेटर, जीओ, गवर्नमेंट ऑर्डर। जीओ, जैसे आपने कई बार सुना होगा, सरकार ने जीओ निकाल दिया, आयोग ने जीओ निकाल दिया। जीओ का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट ऑर्डर, अर्थात गवर्नमेंट ऑर्डर मतलब शासन का आदेश, शासनादेश। तो ऑफिशियल लेटर कह सकते हो, जीओ कह सकते हो। वहीं अर्ध सरकारी पत्र आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक बार मैं मार्कर ले लूं जिससे आपको थोड़ा हाईलाइट कर सकूं। आज मैं पूरा कोशिश करूं कि एक ही वीडियो में सारी चीजें हम लोग समझ लें। यहां पर अगर आप देखोगे, लिखा है अर्ध सरकारी पत्र, और यही तो आपसे प्रश्न पूछा गया था, डीओ, डेमी ऑफिशियल लेटर, यानी अर्ध सरकारी कह दो या अर्ध शासकीय कह दो। ठीक, अब सरकारी और शासकीय में कंफ्यूज मत हो जाना, शब्द एक ही होता है, चाहे सरकारी शब्द बोलो चाहे शासकीय वर्ड बोलो। फिर कार्यालय ज्ञापन क्या होता है, यानी ऑफिशियल मेमोरेंडम। कार्यालय आदेश क्या होता है? ऑफिशियल ऑर्डर। अधिसूचना क्या होता है? जो नोटिफिकेशन निकलता है। अधि प्लस सूचना यानी आधिकारिक सूचना। यहां अधि जो उपसर्ग प्रयोग किया गया है, अधि का मतलब हो गया आधिकारिक, आधिकारिक सूचना। फिर एक परिपत्र होता है सर, सर्कुलर होता है, पृष्ठांकन, अनुस्मारक, सूचना, आज्ञा पत्र। बहुत सारे पार्ट होते हैं, लेकिन आपको कितना पढ़ना है, इसको अगर आप समझोगे तो आपको पढ़ना है सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी, कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र। बस ये 6 आपको जानने हैं और यहीं से आपका प्रश्न आ जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करूं कि सर ये नोट्स कहां से बने हैं, तो आप लोगों के बहुत ही चर्चित और बहुत ही पसंदीदा टीचर हिंदी भास्कर के अमरनाथ सर, उनसे मैंने खुद जो है कि मेंस के बैच लिए थे यूपी पीसीएस मेंस में, तो मैंने वहां से नोट्स भी तैयार किया। और मैं कई वीडियो में सर का बताता हूं कोर्स के मतलब क्लास के बारे में, क्योंकि जिस टीचर के पढ़ाने का तरीका अच्छा है और अगर हमें लगता है कि वाकई बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, समझा ले रहे हैं, तो हमें जरूर बताना चाहिए बाकी लोगों को भी, कि ताकि और भी बच्चे जो है कि सही जगह प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। ठीक, अब यहां पर आते हैं, एक एक करके देखते हैं हम लोग। क्या देखेंगे? एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे सरकारी पत्र क्या होता है। भैया सरकारी पत्र, देखो सरकारी पत्र क्या होता है ये पूछा जा रहा है। लिखा है शासकीय पत्र या सरकारी पत्र आलेखन का वह औपचारिक प्रारूप। कैसा प्रारूप होता है? औपचारिक, यानी फॉर्मल लेटर किया जाता है इसमें। पहला ही प्रश्न मिल गया कि शासकीय पत्र या सरकारी पत्र किस प्रकृति का होता है, तो आप कहोगे सर औपचारिक होता है, फॉर्मल होता है। इसमें एक पद से दूसरे पद को किसी शासकीय नीतियों, निर्णयों, निर्देशों, आदेशों अथवा सूचना इत्यादि के सापेक्षिक पत्र व्यवहार किया जाता है। तो क्या गुरुजी हमें पूरा याद करना है? नहीं डियर फ्रेंड, आपको केवल उतना ही याद करना है जितना आपसे विकल्प में पूछेगा प्रश्न, क्योंकि ये तो मेंस के अप्रोच से हमने लिखा है, हमें लिखना पड़ता है वहां पे अगर पूछता है तो। लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव उठाना है ना, तो ऑब्जेक्टिव में क्या वर्ड यूज करना है कि सर जो सरकारी पत्र होता है वो औपचारिक प्रकृति का होता है, जिसमें क्या होता है कि इसमें एक पद से दूसरे पद को किसी भी प्रकार की सरकार की नीतियों, निर्णयों, निर्देशों, आदेशों के बारे में बताया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो शासकीय व्यक्ति के द्वारा शासकीय पद से, शासकीय पद को शासकीय कार्य से लिखा गया पत्र शासकीय पत्र कहलाता है। अब यहां पे आपको ये सारी चीजें समझने से बेहतर है कि एक कॉमन वर्ड आप समझ लो। क्या समझना है? कि भैया सरकारी पद पे बैठा कोई व्यक्ति सरकारी कार्यों से संबंधित कोई भी जो है कि लेटर जारी करता है, पत्र लिखता है, तो उसी को हम सरकारी पत्र या शासकीय पत्र कहते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई।
तो यहाँ तक आपने ये बेसिक चीज समझ ली। अब ये बेसिक चीज समझने के बाद आपको क्या पूछा जा रहा है कि भैया ये औपचारिक होता है, क्या होता है ये? औपचारिक होता है। तो औपचारिक लेटर के बारे में आपने समझ लिया कि शासकीय पत्र औपचारिक होता है। बाकी ये जो डेफिनेशन लिखी हुई ना, ये आपके काम की नहीं है, ये आपके काम की नहीं है, ये मेंस के काम की है। लेकिन जो आगे की चीजें आ रही है ना डियर फ्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट? क्योंकि यहीं से आपका प्रश्न बनने वाला है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आसान से आसान भाषा में समझाऊं, टू द पॉइंट बात करूं, इधर उधर का कोई लाग लपेट नहीं, सीधे टू द पॉइंट। पहली चीज, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि सरकारी पत्र की विशेषताओं के तौर पे इसका उद्गम सदैव किसी शासकीय पद से ही होगा। अब शासकीय पद का मतलब केवल राजनेता नहीं होता है, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, अधिकारी होते हैं, इवन की ग्रुप ए बी सी डी, ये चारों पद के लोग शासकीय कहलाते हैं। मान लीजिए मैं एक शिक्षक हूं, सरकारी शिक्षक हूं, अगर मेरे द्वारा कोई भी लेटर जारी किया जाएगा तो एक शासकीय पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शासकीय पत्र कहलाएगा। मैं अगर किसी विभाग को सूचना देना चाहूं या किसी पेरेंट्स को सूचना देना चाहूं तो शासकीय पद के तौर पे होगा। तो कहने का मतलब है कि इसका उद्गम सदैव शासकीय पद से ही होता है। दूसरा होता है कि यह किसी अन्य शासकीय पद को ही जाता है। अभी मैंने क्या कहा कि मैं अगर किसी पेरेंट्स को दूं तो ये गलत हो गया, क्योंकि पेरेंट्स को देने का मतलब इनफॉर्मल हो जाएगा, ये केवल शासकीय को जाएगा। या तो मैं अपने खंड शिक्षा अधिकारी को दे सकता हूं, मैं अपने खंड जिला विकास जो बीएसए ऑफिस होते हैं, जिला शिक्षा अधिकारी, उनको दे सकता हूं मैं, या फिर किसी और को दे सकता हूं, लेकिन ये सदैव शासकीय रहेगा। तो कहने का मतलब हो गया कि ये सदैव पद से पद को ही प्रेषित होता है, किसी पर्सनल व्यक्ति को नहीं। केवल एक पद के तौर पे सहायक अध्यापक से लेकर खंड शिक्षा अधिकारी, दो अलग अलग पद है और एक पद से दूसरे पद को जा रहा है, दोनों ही शासकीय विभाग के हो गए। यहां तक बात क्लियर हो गई। आगे देखिए इसका संचालन कैसा होता है, यह भी एक प्रश्न बनता है। आदेश जब मैं पढ़ाऊंगा, कार्यालयीय आदेश, तो उसका संचालन तो सिंगल डायमेंशन होता है, लेकिन शासकीय पत्र का जो संचालन होता है वो द्विआयामी होता है। क्या होता है? इसका संचालन द्विआयामी होता है। द्विआयामी का मतलब होता है कनिष्ठ से वरिष्ठ की ओर, वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर। मैं अगर सहायक अध्यापक हूं तो मैं कनिष्ठ हूं, लेकिन मैं अपने ऊपर के अधिकारी को कोई भी अगर पत्र लिखूंगा तो शासकीय पत्र कहलाएगा, लेकिन कनिष्ठ से वरिष्ठ। अब मान लो विभाग ने मुझसे कोई रिपोर्ट मांगी कि भाई जनगणना की रिपोर्ट दे दो लिखित पैटर्न पे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को भेजनी है, या एसआईआर की कोई रिपोर्ट दे दो जो इलेक्शन कमीशन को भेजनी है, हालांकि जनगणना की रिपोर्ट तो गृह मंत्रालय को देनी होती है। तो कनिष्ठ से वरिष्ठ के लिए भी और वरिष्ठ से कनिष्ठ के लिए भी, तो द्विआयामी इसको संचालन कहते हैं। ध्यान देना, शासकीय पत्र की बात हो रही है, जब कार्यालयीय आदेश पढ़ोगे तो वहां पे एक आयामी हो जाएगा, क्योंकि आदेश केवल वरिष्ठ से कनिष्ठ को ही आएगा। बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को आदेश देता है, छोटा अधिकारी बड़े अधिकारी को आदेश नहीं देता है। अभी हम जितना भी लेटर का प्रारूप पढ़ेंगे ये सब कुछ सरकारी लेटर में ही होगा, कोई गैर सरकारी या कोई अनौपचारिक नहीं होगा, सब फॉर्मल होगा। क्लियर हो गया? तो क्या कह रहा है, द्विआयामी का मतलब कनिष्ठ से वरिष्ठ और वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर भी जा सकता है। विषय वस्तु क्या होगी? शासकीय, भाई अब विषय वस्तु कोई उसमें प्रेम प्रसंग थोड़े बताओगे, कोई अपनी व्यक्तिगत जानकारी थोड़े दोगे, या कोई अपने दिन भर की घटनाक्रम में जो दुख वाली बातें हुई, खुशी वाली बात हुई, वो तो नहीं शेयर करोगे ना। वो तो अपने फ्रेंड से, परिवार से, दोस्तों से, उनके साथ शेयर की जाती है। यहां पर तो केवल शासकीय नीतियों के संबंध में काम होगा कि हाँ साहब आपने जो हमें आदेश दिया था हमने उसका पालन करते हुए रिकॉर्ड तैयार करके एक फाइल संलग्न कर दी है, ये सारी चीजें। तो शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी हुई सूचनाएं, आदेश, निर्देश, ये सभी चीजें यहां पर दी जाती हैं। ये सभी चीजें यहां पर क्या होती है? दी जाती हैं। क्लियर हो गई बात? आगे अगर हम देखें, क्या इनकी भाषा भी कुछ हो सकती है सर? बिल्कुल, इनकी भाषा को भी हम एक प्रश्न बना लेते हैं। हम इनकी भाषा को क्या लिख रहा है? भाषा सदैव सटीक, सारगर्भित, रूढ़, औपचारिक होती है। भाषा कैसी होती है? औपचारिक होती है। मतलब यहां पे हम किसी को तू तड़ाक नहीं करते, फॉर्मल भाषा होती है। फॉर्मल भाषा में जिसमें किसी व्यक्तिगत भाव के लिए स्थान नहीं होता है, हम अपनी दुख या पीड़ा की बात उसमें नहीं करते हैं, हम सीधे सीधे शासक के जो कार्य होते हैं, शासकीय जो कार्य होते हैं, उनकी बात करते हैं। इसीलिए इसे हम अन्य पुरुष शैली में लिखते हैं। अन्य पुरुष शैली में तटस्थ होकर हम ये नहीं लिखेंगे कि मैंने सर आपका पत्र प्राप्त किया तो मैंने ये किया, मैं वर्ड नहीं आएगा। इसमें अन्य पुरुष शैली होती है। कैसी होती है? अन्य पुरुष शैली, यानी कि थर्ड पर्सन की शैली यूज की जाती है। क्या यहां तक बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? यहां तक बात समझ आई कि नहीं आई? जी सर, समझ आ गई। देखो अभी आप कहोगे सर इनमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन बनेगा कैसे। जैसे जैसे आप चीजें पढ़ लोगे फिर जो क्वेश्चन बनेगा वो शासकीय पत्र का, जब मैं पूरा एक
प्रारूप दिखाऊंगा तब पता चलेगा आपको कि हाँ क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। आप अगर प्रैक्टिस पेपर कर भी रहे होगे तो भी आपको समझ में आएगा। अब इसका प्रारूप कैसा होता है? इसका प्रारूप सर नियत होता है और औपचारिक होता है। इसका प्रारूप ऐसा नहीं है कि हर आदेश के हिसाब से बदलता चला जाएगा, नहीं। कहाँ पे पत्रांक संख्या लिखनी, कहाँ पे प्रेषक लिखना है, कहाँ पे सेवा लिखनी है, कहाँ पे भवधि लिखना है, कहाँ पे साइन करना है, कहाँ पे लिस्टिंग करनी है, गार्ड फाइल वगैरह, ये सब कुछ एक निश्चित प्रारूप होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता। वो अलग बात है कि वहां पे जो टाइपिस्ट बैठे हुए होते हैं सरकारी विभागों में, वो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कस्टमाइज कर देते हैं, लेकिन भाई उनको नौकरी मिल चुकी है, वो अगर गलत भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम अगर गलत करेंगे, आंसर गलत करेंगे, तो आपकी नौकरी के लिए 1 नंबर कम हो जाएगा। तो हमें सही उत्तर का चयन करना है और हमारा उत्तर क्या होगा? नियत और औपचारिक होता है, ठीक है। संबोधन की बात करेंगे तो पत्र का संबोधन सदैव पद के सापेक्षित नियत व औपचारिक होता है। अब मान लो हमें जिलाधिकारी को कोई पत्र लिखना है तो हम लिखेंगे सेवा में जिलाधिकारी महोदय, जनपद वाराणसी, ठीक। अब यहां पर उस जिलाधिकारी का नाम नहीं लिखेंगे कि फलाने व्यक्ति जो है कि हम आपको लिख रहे हैं, नहीं, हम जिलाधिकारी का नाम न लिख के हम बिल्कुल सीधे जनपद लिख देंगे। अगर नाम लिखना भी होगा तो क्या लिखेंगे? हम उसको बताएंगे, उसके पद को लिखेंगे ना। जैसे मान लो प्रदेश सरकार के कोई सचिव महोदय हैं तो उन्होंने लिख दिया सचिव महोदय, मतलब कि महोदय में उप सचिव या निजी सचिव, सचिव के बाद नीचे उन्होंने मंत्रालय लिख दिया और जिला लिख दिया, ऐसे लिखेंगे। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे पद के सापेक्ष ही होता है और सामान्यतः इसका स्टेटमेंट महोदय से शुरू होता है, हम इसे महोदय व्यक्ति से इंडिकेट करते हैं। समापन कैसे करते हैं? समापन गुरुजी करते हैं इस पत्र के समापन में किसी खास शब्दावली यानी विशिष्टता सूचक, आदर सूचक का व्यवहार कदापि नहीं किया जाता, जैसे धन्यवाद, अति कृपा, ये सब। हम लोग जब लेटर लिखते हैं तो आपकी अति कृपा होगी, आपकी महती कृपा होगी, धन्यवाद, ये सब हम इनफॉर्मल तरीके से कर रहे हैं, यानी हम एक अधिकारी को दे रहे हैं लेकिन हम पद पे नहीं है, हम एक आम नागरिक हैं। जैसे अब कोई किसान है, कोई व्यक्ति है, कोई अपनी शिकायत को लेकर जो है कि डीएम साहब के पास गया या अपनी समस्या को लेकर तहसीलदार साहब के पास गया, तो पत्र में लिख देता है कि साहब आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप हमारी समस्या का समाधान कर दें, अतः आपकी महती कृपा होगी, आपका आभारी रहेंगे। ये सभी चीजें एक आम जनता जो क्या कर रही है, तहसीलदार को दे रही है। लेकिन जब विभाग के लोग आपस में करते हैं कन्वर्सेशन, तो यहाँ पे इस तरीके का शब्द नहीं प्रयोग किया जाता है। ये शासकीय पत्र होता है। और क्या चीजें सीखने को मिलेंगी? सरकारी पत्र के अंग, ये प्रश्न बनता है भाई आपसे, ये प्रश्न बनेगा सरकारी पत्र के अंग के अंतर्गत, ये प्रश्न आपसे बनेगा कि क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले हमारा शीर्षक रहेगा, अभी मैं आपको प्रारूप भी दिखाऊंगा कि कैसे लिखना है। शीर्षक रहेगा, पत्र संख्या रहती है, जो सबसे ऊपर दाहिनी ओर पत्र संख्या लिखी जाती है। सर दाहिनी ओर समझ में नहीं आ रहा है किधर होगा, ऊपर कैसे होगा, किस चीज से ऊपर होगा, किस चीज के नीचे होगा, सब क्लियर करूंगा अभी। तिथि व स्थान हो गया, कार्यालय या विभाग का नाम होना चाहिए, प्रेषक यानी भेजने वाला होना चाहिए, प्रेषिति जो प्राप्त करने वाला, ये दोनों शब्द जरा देख लो। प्रेषक और प्रेषिति ये दो शब्द आते हैं। प्रेषक का मतलब होता है भेजने वाला और प्रेषिति का मतलब होता है रिसीव करने वाला। आप जिस विभाग को दे रहे होते हो, जिस अधिकारी को दे रहे होते हो, वो प्रेषिति हो जाएगा, और आप अगर कोई पत्र भेज रहे हो तो आप प्रेषक कहलाओगे। तो प्रेषक और प्रेषिति दोनों में ये अंतर होता है। विषय यानी पत्र किस कारण से लिखा गया है, किस मद में लिखा गया है, किस समस्या के लिए लिखा गया है, ये कहा जाता है विषय। संबोधन की बात करें तो पत्र पाने वाले के लिए संबोधित वर्ड महोदय लिखते हैं। पत्र पाने वाला मतलब जो प्रेषिति होता है, उस प्रेषिति को महोदय, अगर कोई महिला है तो महोदया कर देते हैं। महिला होती तो हम क्या लिख देते हैं? महोदया, ठीक है, क्योंकि आ की मात्रा से क्या होता है, वो स्त्रीलिंग के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अज, अजा ऐसे ही तो होता है, तो हम महोदया लिख देते हैं। निर्देश पत्र का मुख्य भाग होता है। फिर स्वनिर्देश यानी भेजने वाला जो भवधी लिखता है, और हस्ताक्षर भवधी के हस्ताक्षर होते हैं। ये सारी चीजें आपने तमाम वीडियोस में देख ली, लेकिन अब हम इसको प्रारूप के पैटर्न में दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से चीजें होती हैं। ये रहा भाई आपका सरकारी पत्र का प्रारूप। पहले मैं एक बार इसको छोटा कर देता हूं, एक नजर आप इसको जरा देख लो, ठीक है। देखने से क्या होगा, हालांकि हो सकता है आप थोड़ा सा जूम करो अपने मोबाइल में तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। देखो मैं इसको यहां कर देता हूं। क्या दिख रहा है कि नहीं? सरकारी पत्र का प्रारूप थोड़ा सा और बड़ा कर ले क्या? सर ज्यादा बड़ा कर लोगे तो फिर चीजें कटेंगी। चलो अभी इतने पे ही करते हैं, एडजस्ट कर लेना, अपने मोबाइल की डिस्प्ले को थोड़ा जूम कर लो आप, ठीक है। क्योंकि देखो अगर इस पैटर्न को समझ गए ना तो आप ये मान के चलो कि आपका एक क्वेश्चन बन गया।
अगर आपसे सरकारी पत्र का क्वेश्चन पूछा गया तो ये आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। सही है, दिख रहा है। सरकारी पत्र का प्रारूप, या इसे ही आप शासकीय पत्र का प्रारूप भी कह देते हो। देखो अब ये मत कंफ्यूज होना कि सर आप तो पढ़ा रहे हो सरकारी और हमने जिस कोचिंग से पढ़ा था उसका नाम तो शासकीय बता रहे थे वो लोग। तो क्या बता रहे थे वो लोग कि सर वो तो शासकीय बता रहे थे। तो मेरे डियर फ्रेंड्स, शासकीय पत्र लिख दो चाहे सरकारी पत्र लिख दो, बात एक ही होती है। तो सरकारी पत्र भी कई बार आता है पेपर में, कई बार जो है कि कार्यालयी पत्र भी आ जाता है, कई बार शासकीय पत्र भी आ जाता है। तो इनको लेके कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो जो शब्द आएंगे वो हम बताते चलेंगे। सबसे पहले एक प्रश्न याद रखो, एक क्वेश्चन आया था जो भी मैं दिखा दूंगा फिर से। वीडियो के लास्ट में हम सारा क्वेश्चन करेंगे भी, ताकि आपने जितना पढ़ा वो निचोड़ आपके सामने आ जाएगा। ये रही पत्र संख्या, ठीक है। पत्र संख्या कैसे लिखी जाती है, जैसे मान लो हमने 1 2 3 ऑब्लिक 2026 ऑब्लिक, यहाँ पे अ ब स, यानी कुछ भी हो सकता है, ये विभाग का नाम हो सकता है, कुछ भी, ये एक पत्र संख्या होती है जो सबसे ऊपर दाहिनी साइड में होती है। अगर आप इमेजिन करो ये आपके सामने एक पत्र है, ये इस तरीके का A4 साइज का पेपर है, तो A4 साइज के पेपर में ये जो राइट वाला अपर राइट यानी ऊपरी दाहिना हिस्सा, कौन सा, ऊपरी दाहिना हिस्सा, तो इसी हिस्से में क्या लिखा गया है सर, इस हिस्से में पत्रांक संख्या लिखी गई, पत्र की संख्या लिखी गई है। ठीक, यहां तक बात क्लियर। सबसे ऊपर पत्र संख्या होने के बाद बाईं तरफ प्रेषक होता है, बाईं तरफ प्रेषक। सर आपने तो अंडरलाइन करा है, हमें समझ नहीं आ रहा है, अभी हम आगे प्रारूप भी लिखा हुआ दिखाएंगे आपको। ठीक, पहले एक पैटर्न समझ लो। ये गुरुजी एक ही लाइन में आ रहा है, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि ये हमने रफली लिखा है समझने के लिए। आपको कैसे लिखना होता है, क्या पूछेगा कि पत्र संख्या सबसे ऊपर होती है, यहां ना लिख के मैं यहां पे लिखता हूं जहां आपको दिखेगा, पत्र संख्या सबसे ऊपर होती है, इस तरीके से पत्र संख्या, और इसके नीचे यहां से शुरू होता है प्रेषक। कहां से? यहां से प्रेषक शुरू हो जाता है, अर्थात पत्र संख्या के नीचे रहता है। अगर मैं इस लाइन को अब मिटा भी दूं, ठीक है, अब देखो पत्र संख्या और प्रेषक ऊपर नीचे है कि नहीं, ये बैलेंस बनाना होता है। हमने अपने नोट्स बनाते समय लिखे थे, वो अलग चीज है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, वो समझो कि पत्र संख्या के नीचे प्रेषक लिखा जाता है। ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई तो सर प्रेषक कौन होता है, मैंने अभी क्या बताया था, प्रेषक कौन होता है? भेजने वाला। अगर कोई अधिकारी पत्र भेज रहा है कहीं पर तो प्रेषक हो गया। किसको भेज रहा है? सेवा में, जिसको भेज रहा है उसको सेवा में, इसको हम लोग प्रेषिती बोलते हैं, क्योंकि हम भेज किसको रहे हैं? सेवा में। किसी दूसरे विभाग के अधिकारी को भेज रहे होंगे तो वो क्या हो जाएगा? प्रेषिती कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रेषिती कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अनुभाग लिखा जाता है। अनुभाग का मतलब होता है जिस डिपार्टमेंट से संबंधित है। मान लो शिक्षा विभाग का तो शिक्षा अनुभाग हो गया, गृह मंत्रालय का तो गृह मंत्रालय में कोई छोटा अनुभाग हो गया, सड़क मंत्रालय का होगा तो सड़क अनुभाग हो जाएगा। तो अनुभाग का मतलब होता है जो बड़े मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो छोटे छोटे ऑफिस आते हैं उनको लिखा जाता है। और यहाँ पे कहने का मतलब है कि अनुभाग किसी न किसी विभाग या मंत्रालय से संबंधित होता है। अगर आपसे पूछे कि शासकीय पत्र में अनुभाग किससे संबंधित होता है, तो आप कह सकते हो कि वो किसी मंत्रालय के अंतर्गत जो विभाग होते हैं उनको सूचित करता है। फिर आप देखोगे विषय, यहां पर विषय भी लिखा जाता है। विषय जैसे मान लो कि हमने किसी अधिकारी को लिखा, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी को लिखा, ठीक है, कि आपके क्षेत्र में जो स्वच्छता कार्यक्रम का जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है उसके संदर्भ में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चीज मैं आपको समझा रहा था, क्या आपको वो चीज समझ में आई कि नहीं आई? पहले तो ये बताओ। देखो विषय की बात करें, अच्छा एक और चीज, ये देखो यहाँ पे लखनऊ दिनांक 26 मार्च 2025, ये मतलब दिनांक लिखने का पैटर्न होता है। लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट क्या करते हैं, सोचते हैं कि सर ये पत्रांक के नीचे होता है। पत्रांक के नीचे हो सकता है दाहिने साइड में, परंतु होता ये अनुभाग के सामने, यानी कि विषय से ऊपर और अनुभाग के सामने होता है। क्योंकि कहने का मतलब अनुभाग और प्लस एक लखनऊ दिनांक वगैरह, मतलब लखनऊ ना होकर कुछ भी हो जाए यार, जहां का भी स्थान डालना वहां का डाल दो, ये फर्क नहीं करता है। ठीक, लेकिन होता किधर है? दाहिने साइड में होता है। विषय किधर लिखते हैं? उल्टे साइड में लिखते हैं सर, बाएं साइड। अब शुरुआत क्या करते हैं? महोदय। अगर कोई महिला है तो महोदया हो जाएगा, पुरुष है तो महोदय हो जाएगा। ठीक है, महोदय के बाद मुझे कहने का निर्देश हुआ है, तमाम चीजें यहाँ पे लिखने के बाद फिर ये लास्ट वाली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, भवदीय।
भवदीय लिखा जाता है। सरकारी पत्र में, शासकीय पत्र में भवदीय लिखा जाता है। भवदीय के नीचे वो क्या करते हैं, अपने हस्ताक्षर करते हैं, उसके नीचे वो अपना नाम लिखते हैं और उसके नीचे वो अपना पद लिखते हैं। तो कैसे किया जाएगा, और ये चीज ध्यान देना कि दाहिनी साइड में भवदीय के बाद कॉमा लगा के, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है आपको इतने कॉमा वॉमा का, बस आपसे जो पूछेगा हस्ताक्षर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे जो है कि उस व्यक्ति का नाम हो जाएगा और यहाँ पे पद हो जाएगा, बस इतनी चीजें। लेकिन ये पूरा पैटर्न किधर है, ये पूरा पैटर्न दाहिने साइड है और कहाँ पे, नीचे, नीचे है, क्योंकि पत्र के ऊपर से शुरू करते करते नीचे आ गया, ये दाहिने साइड में हो गया। और आगे बात करें सर, तो यहां पर गुरुजी पत्र संख्या दोबारा रिपीट होती है और प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित होती है। आपका जो नोटिफिकेशन आता है वैकेंसी का, उसमें इसी तरीके से तो चीजें लिखी जाती हैं। अगर आप देखोगे फिर प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ किसको किसको, अलग अलग डिपार्टमेंट से समय सरकार को दे सकते हैं, आयोग को दे सकते हैं, किसी और जिला स्तर के प्रशासन को दे सकते हैं। और लास्ट में गार्ड फाइल जरूर लिखनी है। गार्ड फाइल का मतलब होता है संरक्षित फाइल, यानी जितने भी रिकॉर्ड तैयार किए जाते हैं, जितने भी आदेश तैयार किए जाते हैं, उनको एक जेरॉक्स फाइल के तौर पे, ओरिजिनल फाइल के तौर पे रिकॉर्ड में रखा जाता है। गार्ड फाइल इसको कहते हैं, ये होना जरूरी है। और इसके नीचे एक आज्ञा से एक वर्ड होता है, जो कहीं ना कहीं जो भवदीय होते हैं उनके साइन के बाद एक छोटा पद होता है। कभी कभी होता है कि बराबर हो जाते हैं, यानी एक ही व्यक्ति दोनों जगह कर लेता है, कहीं कहीं ये व्यक्ति अलग होता है, ये व्यक्ति अलग होता है। लेकिन अगर अलग अलग है तो ये जूनियर होगा, इसकी अपेक्षा ये जूनियर व्यक्ति होगा, ठीक है, क्योंकि सीनियर व्यक्ति के साइन ऊपर होते हैं। तो ये तो पूरा एक प्रारूप था। अब जरा हम अगले पेज पर चलते हैं। अब यहां पर देखो, एक पूरा का पूरा एक पत्र आपके सामने में लेकर आया हूं। एक पत्र आपके सामने है, जैसे एक पत्र लिखा हुआ है कि संयुक्त सचिव सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की ओर से मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को भेजने के लिए एक सरकारी पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए। मेंस में ऐसे ही आता है, यूपीपीसीएस में तो हमें लिखना होता है, लेकिन आपको क्या बताना है मुझे वो समझिए। सबसे पहले दाहिने साइड में आपका क्या है, पत्रांक संख्या है। ये क्या हो गया, लो ये रुक गया, आधे घंटे बाद इसको बीमारी लग जाती है, ठीक है। तो यहां पर देखो अब सबसे ऊपर अगर आप देखोगे तो यहां आपको पत्रांक संख्या देखने को मिल रही है। किधर है गुरुजी, ये ऊपर साइड में लिखी गई है और दाहिने साइड में है। कहां पे है, दाहिने साइड में। यही चीजें आपसे पूछेगा पत्र के बारे में कि बेसिक आइडिया तो दो हमें। दूसरा, प्रेषक यानी भेजने वाला, और ध्यान देना कि ये पत्र संख्या पत्रांक ऊपर रहना चाहिए, प्रेषक से ऊपर रहना चाहिए, ठीक है, सबसे ऊपर यही होता है। फिर हमने देखो संयुक्त सचिव कोई पद का व्यक्ति होगा और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली, यानी ये जो भेजने वाला व्यक्ति है वो क्या भेज रहा है, संयुक्त सचिव के पद पे वो व्यक्ति बैठा हुआ है। कौन से मंत्रालय, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली में स्थित है, ये भेजने वाले हो गए। सेवा में, सेवा में का मतलब हो गया प्रेषिती। अगर आपसे पूछेगा कि सरकारी पत्र में प्रेषिती, सरकारी पत्र में प्रेषिती कौन होता है, तो आप कह सकते हो कि जो प्रेषिती होता है वो पत्र को रिसीव करने वाला, यानी जिसके लिए भेजा जाता है सेवा में, ये व्यक्ति प्रेषिती कहलाता है। जैसे मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, भाई भेजने वाला कौन था, प्रेषक। कहां से आया, नई दिल्ली से आया। कहां पे आया है, उत्तर प्रदेश सरकार को आया है। प्रेषिती कौन हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे हुए मुख्य सचिव साहब। अनुभाग क्या है, हमने परिवहन अनुभाग लिख दिया, भाई सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित है तो इसी से रिलेटेड हमने एक अनुभाग लिख दिया, और अनुभाग के सामने स्थल और उसका दिनांक भी लिख दिया। तो दिनांक और स्थल का नाम दाहिने साइड में होता है अनुभाग के सामने। अभी विषय नहीं लिखा गया है, अभी विषय नहीं लिखा गया है, अब विषय लिखा जाएगा। अनुभाग के नीचे आएंगे, जब अनुभाग के नीचे आएंगे तो हम देखेंगे विषय। विषय क्या है कि उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन केंद्रीय राजमार्गों की अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में। कोई भी विषय हो सकता है, किसी भी चीज के बारे में जानकारी मांग सकता है विभाग हमसे, ये हो गया। फिर महोदय, या तो महोदय होता या फिर महोदय होता, हाँ मुझे यह कहने का निर्देश हुआ फलाना फलाना, सारी चीजें हमने पढ़ ली। और लास्ट में भवदीय संयुक्त सचिव, ये कौन संयुक्त सचिव हैं, जो ऊपर सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली में बैठे हुए हैं, उन्हीं के यहाँ पे साइन भी हो जाएंगे, भवदीय संयुक्त सचिव। हालांकि यहाँ पे हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है, यहाँ पे हस्ताक्षर भी होते हैं, फिर उसके बाद नाम होता है, फिर उसके बाद पद होता है। तो भवदीय शब्द यूज किया जा रहा है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। सरकारी लेटर में इस तरीके का शब्द आता है। और अगर आप देखोगे कि पृष्ठ संख्या की अगर हम बात करें,
पृष्ठ संख्या हो गई, नई दिल्ली हो गया, डेट हो गई, प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ में प्रेषित है। मुख्य सचिव वित्त मंत्रालय भारत सरकार का, अपर मुख्य सचिव माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, और गार्ड फाइल। दिस इज इंपॉर्टेंट, गार्ड फाइल आपको लिखनी ही लिखनी है, अर्थात ये होगी ही होगी। अगर आपसे पूछा कि गार्ड फाइल क्या होती है, सरकारी पत्र में लिखा होता है, तो कहने का मतलब है कि वहां पे इस फाइल को सुरक्षित रखा जाता है भविष्य के रिकॉर्ड के लिए। और उसके बाद आज्ञा से अब व्यक्ति का नाम अनुसचिव यानी जूनियर है ये, इसने लेटर जारी कर दिया, हस्ताक्षर किसके, भवदी के, जो सीनियर थे मुख्य सचिव या संयुक्त सचिव। बात यहां पे क्लियर हो गई, पूरा लेटर ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया कि हाँ सर पत्रांक कहाँ पे होता है, प्रेषक कौन होता है, प्रेषिती कौन होता है, अनुभाग क्या होता है, दिनांक कहाँ लिखते हैं, विषय कहाँ पे होता है, महोदय महोदया कहाँ होगा, भवदी कहाँ पे होगा, उसके बाद गार्ड फाइल क्या होती है, आज्ञा से। ये जरूरी नहीं होता है आज्ञा से, कहीं कहीं होता है। अब आ जाते हैं इसी में परिपत्र, बिल्कुल सरकारी पत्र को ही परिपत्र कहते हैं। बस एक छोटा सा अंतर देख लो, वो छोटा सा अंतर क्या है, अभी ये जो आया हुआ है ना पत्र, ये जो आया हुआ है पत्र, ये आया हुआ है मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को। अगर इसी पत्र में सब कुछ सेम रखते हुए बस एक चेंजेस कर दिया जाए, यहां पे ये हटा के लिख दिया जाए समस्त राज्य सरकारें, समस्त राज्य सरकार, ठीक है, समस्त राज्य सरकारें। कहने का मतलब है कि जब केवल एक पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश शासन को भेजा गया तब तो यहां पे जो है कि वो सरकारी पत्र हो गया, लेकिन जब यही सरकारी पत्र समान सूचनाओं का संग्रह करने के लिए, समान सूचनाओं की रिपोर्ट लेने के लिए उसने समस्त राज्य सरकारों को, जितनी भी राज्य सरकारें सभी को भेज दिया, तो ये परिपत्र कहलाया जाएगा। सर्कुलर, इंग्लिश में नाम क्या है उसका, सर्कुलर है। सर्कुलर का मतलब सर्कुलेट कर दीजिए, कहां कहां, जहां जहां से हमें जानकारी चाहिए उसी को हम परिपत्र कह देते हैं। क्या कुछ अंतर आया? नहीं। कहां पे अंतर आएगा प्रश्न के लेवल पर? ऐसे देखिए, परिपत्र को सामान्यतः सर्कुलर भी कहते हैं, इंग्लिश में सर्कुलर कहते हैं। तो अगर देवनागरी में करके पूछ भी ले तो आपको पता रहना चाहिए कि सर्कुलर किसे कहते हैं। वस्तुतः यह एक ऐसा पत्र है जिसके द्वारा एक ही सूचना या आदेश या अनुदेश सभी संबद्ध व्यक्तियों या कार्यालयों को एक साथ अवगत करा दिया जाए। यहां पे एक वर्ड देख रहे हो आप, यहां पे एक वर्ड क्या लिख रहा है कि सभी संबद्ध व्यक्तियों या कार्यालयों को अवगत कराया जाए। सभी का मतलब हो गया समस्त, एक साथ जब हम सभी लोगों के लिए सेम लेटर जारी कर देते हैं और आगे लिख देते हैं सेवा में समस्त जिलाधिकारी, समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, समस्त शिक्षक, तो इसका मतलब हो गया ये परिपत्र का रूप धारण कर लिया। सारी विषय वस्तु सेम है सरकारी लेटर की, लेकिन बस सभी को भेजने के लिए परिपत्र कहलाएगा। यही एक छोटा सा अंतर होगा, अभी मैं इसके बारे में आपको डिस्कस भी कर दूंगा। और ऐसे पत्र की अनेक प्रतियां तैयार की जाती हैं और परिपत्र के रूप में संबंधित व्यक्ति, अधीनस्थ कर्मचारियों, कार्यालयों को प्रेषित कर दी जाती है। विशेषता इसकी वही है जो सरकारी लेटर की थी। जैसे यहां पे परिपत्र क्या है, पत्राचार का कोई स्वतंत्र रूप नहीं है, कोई अलग से तरीका नहीं है, बल्कि ये सरकारी पत्र का ही रूप है। जब सरकारी पत्र एक साथ अनेक व्यक्तियों को या अनेक राज्यों को या अनेक विभागों को भेजा जाता है तो इसे परिपत्र कह देते हैं। जब किसी एक को भेजोगे तो सरकारी पत्र, जब कई सारे लोगों को भेजोगे तो क्या हो जाएगा, परिपत्र हो जाएगा। जो पत्र भेजा जाता है परिपत्र उसी का प्रारूप ग्रहण कर लेता है। परिपत्र संक्षिप्त होना चाहिए, बिल्कुल। प्रेषक एक होगा, पाने वाले अनेक होंगे, प्रेषिती अनेक होंगे, बस यहीं पे सरकारी पत्र परिपत्र बन जाता है। सरकारी पत्र में मैंने आपको बताया कि एक प्रेषक एक प्रेषिती होगा, लेकिन परिपत्र में एक प्रेषक समस्त जो है कि जितने अधिक लोगों को भेजोगे यही लोग जो है कि प्रेषिती हो जाते हैं। बस यही परिपत्र की पॉइंट होता है और इसीलिए मैंने यहां पर ऑलरेडी इंपॉर्टेंट करके लिखा भी है ताकि समझ में आ जाए। परिपत्र कुछ नहीं है, सरकारी पत्र का ही एक रूप है। बस जैसा मैंने अभी सरकारी पत्र बताया उसी को परिपत्र भी कहोगे। कब? जब प्रेषक तो एक ही है भेजने वाला, लेकिन सेवा में यानी प्राप्त करने वाला जो प्रेषिती है, पाने वाला, प्रेषिती अनेक हो जाते हैं तो सेवा में जब दो या दो से अधिक लोगों को लिखा जाता है। जैसे परिपत्र हमेशा उच्च अधिकारियों द्वारा नीचे के अधिकारियों अथवा प्रमुख विभागों द्वारा अपने अधीनस्थ विभागों को, कार्यालयों को भेजा जाता है, अर्थात एक आयामी होता है। एक ये अंतर ध्यान देना, सरकारी पत्र को मैंने आपको बताया था कि द्विआयामी होता है, कनिष्ठ से वरिष्ठ को, वरिष्ठ से कनिष्ठ को भेजा जाता है। लेकिन जब आपका परिपत्र होता है एक मिनट,
चलिए, तो मैंने क्या कहा कि जब एक व्यक्ति को लेकर एक प्रेषक एक सेवा में होता है प्रेषित, तो आपका हो जाएगा वो सरकारी। लेकिन जब कई सारे प्रेषित हो जाते हैं प्राप्त करने वाले, तो उसको हम परिपत्र कहते हैं। बाकी कोई चेंजेस नहीं होता है। और सरकारी पत्र एक आयामी नहीं, द्विआयामी होता है, कनिष्ठ से वरिष्ठ, वरिष्ठ से कनिष्ठ। लेकिन जब परिपत्र होता है तो सभी राज्य सरकारें नहीं भेजेंगी, बल्कि एक व्यक्ति सभी राज्य सरकारों को, सभी जिलाधिकारियों को, सभी शिक्षा अधिकारियों को, सभी मंत्रालयों को, सभी चिकित्सा अधिकारियों को, सभी व्यक्ति को जब भेजता है तो ये एक आयामी होता है। यही इसकी खास विशेषता होती है, और कुछ इसमें खास अंतर नहीं है। जरा इसका सर प्रारूप एक बार दिखा दो, तो ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए। अब यहां पर देखो, इस प्रारूप में भी वही सेम चीजें हैं, बस मैं आपको यहां दिखाना चाहता हूं। देखो मैंने लिखा भी है, परिपत्र अमरनाथ सर के द्वारा, जो हिंदी भास्कर के सर है। मैं इनको हमेशा फॉलो करता हूं, यूट्यूब पे वीडियो देखता हूं, जरूरत पड़ने पे पेड बैच भी ले लेता हूं, क्योंकि इनका हिंदी पढ़ाने का तरीका वाकई लाजवाब है, वाकई लाजवाब है। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या लिख रहा है, मैंने क्या लिखा है, ध्यान देना कि पत्रांक संख्या ऑलवेज प्रेषक से ऊपर लिखा जाएगा, 1 से 2 लाइन का स्पेस बना के। मान लीजिए यहां पे मैंने पत्रांक संख्या लिख दिया, तो ये लेटर है आपका, पत्रांक संख्या यहाँ लिखा, तो प्रेषक मैं यहां लिखूंगा, यहां नहीं लिखूंगा, बराबर नहीं लिखूंगा, मैं 1-2 लाइन छोड़ के प्रेषक नीचे लिखूंगा। यानी ऑलवेज प्रेषक से ऊपर रहेगा पत्रांक संख्या। ध्यान देना कि पत्रांक संख्या दाहिने साइड में ऊपर रहता है। यहां पे आपका नंबर हो गया 101, ईयर दिखाता है 2025, और ईयर अलावा जो डिपार्टमेंट हो सकता है, किसी का कोई विभाग हो सकता है, ये सब चीजें होती हैं। और ऑलवेज प्रेषक से ऊपर रहता है। और इसके बाद अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पे कुछ मैंने ऊपर ही लिखा है। ठीक है, यहाँ पे अब प्रेषक देखो, प्रेषक तो भैया एक ही है, क ख ग, यानी व्यक्ति का नाम, उसका पद, उसका मंत्रालय, उसकी सरकार और स्थान। यानी क ख ग सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निकाला गया है। लेकिन प्रेषिति में क्या लिखा है, समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी। अब हमारे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो 75 जिले हैं, उन 75 जिले के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सीएमओ को एक साथ नोटिस भेजा गया किसी एक व्यक्ति के द्वारा। तो प्रेषक कितने, एक। सेवा में यानी प्रेषिति कितने हो गए सर, अनेक हो गए। और यही आपका परिपत्र का प्रारूप होता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। कैसे सेम रहेगा, आइए देख लेते हैं। कि हमने देखा पत्रांक संख्या, प्रेषक, सेवा में, फिर यहाँ पे अनुभाग देख लिया, चिकित्सा अनुभाग लिखा हुआ है, उसके सामने स्थान दिनांक लिखा है, फिर उसके नीचे विषय लिखा है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रगति के विवरण की जानकारी प्रस्तुत करिए। जितने सीएमओ हैं सभी जिले के, वो लोग एक साथ जो है कि सरकार को लेटर लिख के अपनी जानकारी दे। महोदय से शुरू करते हैं उक्त विषय के संदर्भ में। फिर एक भवदीय आता है व्यक्ति, एक कौन आता है, भवदीय, यानी कि भवदीय एक व्यक्ति होता है। और भवदीय के बाद हस्ताक्षर, क ख ग, उसका नाम और उसका पद। क्या ये कुछ अंतर हुआ सरकारी पत्र से, नहीं सर, बिल्कुल वही है। कहां पे लिखा है, दाहिने साइड में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है, 1, 2 और 3। गार्ड फाइल रहेगा ही रहेगा। इससे जूनियर व्यक्ति रहेगा, जो सचिव भी हो सकता है, अनुसचिव भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो आपसे ये जो चीजें प्रश्न के फॉर्मेट में पूछी जा रही हैं, यही चीजें आपको सीखनी है। हालांकि मैं इसको टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, लेकिन आप लोग इस चीज को बहुत अच्छे से क्लास में अगर समझ लोगे ना, तो ये ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए भी, परेशान नहीं होना पड़ेगा आपको। आगे देखते हैं, अर्ध सरकारी पत्र। देखो यही जो है कि एक घटना चक्र की टेस्ट सीरीज जो मैंने आज दिखाया, डीओ, क्या पूछा था कि सर डीओ क्या होता है, डेमी ऑफिशियल। डेमी ऑफिशियल का मतलब होता है अर्ध सरकारी पत्र। अब इसका स्वरूप जो होता है ना, सरकारी पत्र की अपेक्षा बिल्कुल अलग हो जाता है। क्या हो जाता है, सरकारी पत्र की अपेक्षा बिल्कुल अलग हो जाएगा। कैसे, देखो यहां पर क्या होता है, यहां पर भी सरकारी व्यक्तियों के मध्य ही वार्तालाप होती है, लेकिन यहां पे पद की जगह व्यक्ति के बीच में वार्तालाप होती है। जैसे मान लो कि हमारा कोई मित्र है जो एक अच्छे पद पर है, और हम भी किसी अच्छे पद पर हैं, लेकिन हमारे विभाग की कोई एक समस्या है जो उनके संबंध में विभाग में गई है, या उनके डिपार्टमेंट में गई है, तो हम क्या करेंगे, एक अर्ध सरकारी नेचर अपनाते हुए उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या उनको अपडेट कर सकते हैं कि सर आपके विभाग में ये जानकारी गई है, थोड़ा इसको जल्दी करा दीजिए यार। तो यही चीजें शासकीय व्यक्ति द्वारा शासकीय व्यक्ति को शासकीय कार्य से लिखी गई निजी चिट्ठी, कैसी, निजी चिट्ठी या निजी पत्र को अर्ध सरकारी कहते हैं। अर्थात निजीपन आ जाता है। कैसा, क्या सर अपना काम कराना होता है, नहीं भाई, अपना काम नहीं कराया जाता है। अपना काम कराने के लिए अनौपचारिक पत्र होगा। अब मान के चलो कि मैं एक स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी हूं, और दूसरे स्वास्थ्य विभाग के बड़े मंत्रालय के बाबू या अधिकारी के पास मेरी रिपोर्ट गई है, और मुझे पता चला कि यार वहां पे एक व्यक्ति है जो हमारे परिचित है, हमसे बड़े पद पर है, लेकिन हमारे विभाग का मामला उनके पास गया है। तो हमने उनको एक पत्र लिखा और निजी बातें लिख दी कि सर हमारे यहाँ से जो है कि
जो जिला सरकार ने हमारे लिए कुछ योगदान दिया था और हम जो है कि बच्चों के लिए कुछ फंड की व्यवस्था करना चाह रहे हैं, लेकिन फंड कम है। तो हमने आपके विभाग में चिट्ठी लिखी थी, वो थोड़ा-सा देख लेते, थोड़ा जल्दी करा देते, तो हम बच्चों के लिए जो है कि स्कूली शिक्षा का व्यवस्था कर पाते, फंड के माध्यम से हम उनकी चिकित्सीय देखभाल कर पाते। बात सर शासकीय है, काम शासकीय है, बस अपना एक पर्सनल टच दे दिया हमने, एक पर्सनल अपना रिक्वेस्ट कर दी पत्र व्यवहार के माध्यम से। इसी को निजी चिट्ठी कहा जा रहा है, क्योंकि शासकीय व्यक्ति के द्वारा शासकीय व्यक्ति को ही और शासकीय कार्य से ही लिखी गई है। वो फंड का पैसा मैं अपने घर थोड़े लाऊंगा भाई, वो पैसा थोड़ा जल्दी रिलीज हो जाएगा तो स्कूली छात्रों की शिक्षा के लिए खर्च होगा, स्कूली छात्रों के स्वास्थ्य के लिए खर्च होगा, स्कूली छात्रों के लिए एमडीएम के लिए खर्च होगा। लेकिन पैसे को थोड़ा जल्दी मंगवाने के लिए मैंने एक निजी चिट्ठी लिख दी एक शासकीय व्यक्ति को। क्या यहाँ पे बात समझ में आई? यही अर्ध सरकारी पत्र होता है और इसका उद्देश्य क्या होता है? अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग विभिन्न सरकारी अधिकारियों के बीच होता है, होगा सरकारी अधिकारियों के बीच ही, किसी भी अधिकारी के पास उसके व्यक्तिगत नाम से भेजा जा सकता है। अब भाई अर्ध सरकारी पत्र और सरकारी पत्र में एक बेसिक अंतर है, मैं ये अंतर भी क्लियर करा दूंगा आपको, ठीक है। अंतर क्या है कि सरकारी पत्र में हम किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं? सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, क्या हम उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं? सेवा में खंड शिक्षा अधिकारी, सेवा में जिलाधिकारी, क्या हम जिलाधिकारी का नाम लिखते हैं क्या सरकारी पत्र में? नहीं। लेकिन अर्ध सरकारी पत्र में हम नाम भी लिखते हैं, ये एक बड़ा अंतर आ जाता है। यहाँ पे क्या लिख रहा है कि व्यक्तिगत नाम से भेजा जाता है और इसका मूल्य उद्देश्य होता है कि अधिकारियों की व्यक्तिगत सम्मति यानी सहमति जानना और किसी विषय की जानकारी या सूचना पाना या किसी विचार विमर्श के आदान प्रदान के लिए, कि भाई जिस अधिकारी को हमने नाम के साथ भेजा है तो फिर उसी के चैम्बर में जाएगी और वो फिर विचार करेगा कि हाँ मैं आपके मुद्दे को देखता हूं, मैं आपके लिए फंड जो है कि जल्दी रिलीज कराता हूं, ये सभी चीजें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनकी विशेषताओं में देखो, इनकी विशेषताओं को देखो, क्योंकि अभी हम सरकारी और अर्ध सरकारी लेटर के बीच में अंतर भी पढ़ेंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर ये क्लास आपने 2 घंटे 2.5 घंटे बैठ के, जितनी भी लंबी ये क्लास जाएगी, एक ही क्लास कराऊंगा, बार बार अलग अलग क्लास कराने से क्या होता है, एक तो मैं खुद टाइम नहीं निकाल पाता हूं आप लोगों के लिए, फिर आप लोग एक क्लास देख के कंफ्यूज रहोगे सर आगे का स्टेप क्या होगा। तो बेहतर है एक क्वेश्चन के लिए मैं एटलीस्ट एक वीडियो आपको ऐसी बना के दे दूं, मास्टर वीडियो 2 से 2.5 घंटे की, जिसमें आपने कहीं नहीं जाना है, बस इसको देख लिया, इसको समझ लिया, आपका एक क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा। अभी ये सारी चीजें मैं नीचे जो 8-10 प्रश्न लेके आया ना, उसको सॉल्व कराऊंगा और आप देख लोगे कि क्या कोई दिक्कत आई कि नहीं आई, ठीक है। विशेषता क्या है? इसके मसौदे यानी ड्राफ्ट में अपनत्व यानी निजता का बोध होता है। भाई जब हम किसी निजी अपने अर्ध सरकारी फॉर्मेट में भेज रहे हैं शासकीय व्यक्ति को, लेकिन नाम लिख के भेज रहे हैं और अपनी निजी बात लिख रहे हैं अपने डिपार्टमेंट की, इसमें संबोधन के तौर पे प्रिय, आदरणीय और अधोलेखन का विशेष महत्व होता है। अधोलेखन का मतलब पत्र लिखने के बाद, वो अभी मैं प्रारूप में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो प्रिय वर्ड इसमें यूज कर सकते हैं, क्या हम सरकारी में यूज करते हैं? नहीं। देखना अर्ध सरकारी में कैसे आएगा। अर्ध सरकारी पत्र सामान्यतः एक ही पृष्ठ या एक ही पेज का होना चाहिए, बहुत ज्यादा लेटर नहीं होना चाहिए। जब बहुत लंबी चौड़ी, भाई आप अपने मित्र को जब कोई बात बोलते हो तो यार एक शब्द में बोलते हो, भाई अगर तू समझ गया तो बता, 5 बजे मिलना है, कहाँ मिलना है उसे पहले से पता है, ठीक है, चाय पे मिलना है, ठीक है। पूरी लंबी कहानी नहीं बतानी कि सुबह से यार पढ़ रहा हूँ, सर में दर्द हो रहा है, रट ही नहीं पा रहा हूँ, ग्लैंस एकेडमी का पत्राचार देख लिया, तैयार हो गया, लेकिन अब ब्रेक लेने का टाइम है, चाय पीने का मन है, आजा भाई टपरी पे। अरे एक बार में बोलते 5 बजे चाय पे मिल। तो ये कहने का मतलब है कि आपको बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, एक पेज का होना चाहिए और इसमें विषय एवं संदर्भ नहीं लिखा जाता है। अगर आपने विषय लिख दिया तो आपने फॉर्मेलिटी कर दी ना, मतलब फिर अपनापन कहाँ रह गया। आप विषय लिख रहे हो कि भैया सरदर्द भुलाने के लिए चाय की दुकान पर मिलने के संदर्भ में, नहीं नहीं, ये आपको अपने स्तर से लिख रहे हो तो इसमें कोई विषय नहीं होगा। सेवा में लिखना पूर्णतः वर्जित है। सेवा में हम व्यक्ति के पद को आइडेंटिफाई करते हैं, ना कि निजी नाम, जबकि अर्ध सरकारी में हम पद का नाम लिखते हैं और उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं जिस व्यक्ति को हम भेज रहे हैं। तो यहाँ पे सेवा में नहीं लिखेंगे। अधोलेख के रूप में आपका, भवनिष्ठ, शुभेच्छु, शुभाकांक्षी, ये सभी शब्द लिखते हैं, लेकिन भवदीय शब्द नहीं लिखना होता है, क्योंकि भवदीय शब्द सरकारी लेटर की विशेषता, न कि अर्ध सरकारी लेटर। सरकारी शासकीय पत्र की विशेषता, अर्ध सरकारी पत्र की विशेषता नहीं है ये, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अर्ध सरकारी पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी का नाम, जो अर्ध सरकारी जिसके लिए आप भेजते हो वहां पर अधिकारी का नाम, कार्यालय का नाम, पता आदि बाईं तरफ लिखा जाता है। कहां पे? बाईं तरफ लिखा जाता है। और मुद्रित अर्ध सरकारी पत्र पे मुहर युक्त शीर्ष में प्रतीक चिन्ह होता है और भेजने वाले के अधिकारी का नाम, पदनाम, दूरभाष आदि लिखा जाता है दाहिनी तरफ। कैसे? समझो, समझो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं।
ये देखो अर्ध सरकारी पत्र का एक फॉर्मेट है, मैं इसको छोटा कर दूं ताकि आप लोग एक ही नजर में देख लेते हो ना, तो थोड़ा क्लियर हो जाता है आपको कि हाँ सर हमने समझ में आ लिया। देखो ध्यान से देखना, यहां पे ये जरा लाइन पढ़ लो, क्या लिखा था कि अर्ध सरकारी पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी का नाम, कार्यालय का नाम, पता आदि बाईं तरफ लिखा जाता है। ठीक है, बाईं तरफ लिखा जाता है नीचे, और मुद्रित अर्ध सरकारी पत्र में भेजने वाले का जो होता है वो लिखा जाता है, दूरभाष वगैरह कहां लिखा जाता है, दाईं तरफ लिखा जाता है प्रतीक चिन्ह के। अब यहां पे जरा देखो, देखो यहां पे अर्ध सरकारी पत्र में जो सबसे ऊपर है पहले उसे भेजने वाले का नाम लिखना पड़ता है सबसे ऊपर, तभी तो सामने जिसको मिला है पहले वो ऊपर ही तो नजर डालेगा कि नीचे देखेगा। सबसे ऊपर देखेगा अच्छा फलाने व्यक्ति ने भेजा है, इस डिपार्टमेंट से आया है, फिर पूरी कहानी पढ़ेगा, मन करेगा और कहेगा अरे यार छोड़ो ये तो पीठ के पीछे बहुत बुराई करता था, मैं इसका लेटर नहीं पढ़ूंगा, हटा दो। लेकिन उसे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो अर्ध सरकारी पत्र है, तो सबसे ऊपर ही उसका इंट्रो होता है भेजने वाले का। क्या लिखा है कि अब क्या लिखा है, अबस, यानी उस व्यक्ति का नाम हो गया, प्रमुख सचिव, ये सरकारी मोहर हो गई। यहाँ पे अर्ध शासकीय पत्र संख्या, प्रशासनिक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, और ये तो ऊपर ही आपको बाईं तरफ मिल गया। ठीक है, अब उसके बाद देखो प्रिय महोदय, यहाँ पे हम लोग महोदय वर्ड केवल नहीं लिख रहे हैं, केवल महोदय नहीं लिख रहे हैं हम, बल्कि प्रिय महोदय कर रहे हैं, या उसका नाम भी हम लिख सकते हैं, और लास्ट में हम सादर जैसा शब्द प्रयोग कर सकते हैं। सादर की जगह हम धन्यवाद जैसा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये बता रहा है कि आप इस तरीके की औपचारिकताओं से बचकर अपने प्रेम भाव को, निजी भाव को दिखा सकते हैं यहाँ पे। साथ ही साथ इसमें कभी भी भवदीय शब्द नहीं लिखा जाता, क्योंकि भवदीय आपको शासकीय या सरकारी पत्र में लिखा जाता है, भवदीय नहीं लिखा जाता। ऑलवेज भवनिष्ठ लिख सकते हो, शुभेच्छु लिख सकते हो, और एक शब्द था ना शुभाकांक्षी। ठीक है, यहां देखो शुभाकांक्षी, शुभेच्छु, भवनिष्ठ, आपका, ये सारे शब्द लिख सकते हो। यानी ये बताना चाह रहे हो कि भाई मैं आपका जो है कि भवनिष्ठ यानी आपके हितों की कामना करता हूं, आपका शुभाकांक्षी हूं मतलब आपके अच्छे हित की कामना करता हूं, मतलब आपकी पर्सनली मैं चाहता हूं कि आप उन्नति करो व्यक्तिगत रूप से, तभी तो अर्ध सरकारी होगा। और जिसको आपने भेजा है, जिसको आपने भेजा है उसका अता पता नाम वगैरह जो भी चीजें लिखनी है वो कहाँ रहेंगी, नीचे रहेंगी बाएं साइड में, नीचे बाएं साइड, ऊपर भेजने वाले का बाएं साइड में, नीचे रिसीव करने वाले का बाएं साइड में। क्या ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई सर, ये बात क्लियर हो गई। अब जरा एक बार पूरा डिटेल से बता दो हमें, बहुत हो गया। देखो यहां भी लिखा है अमरनाथ सर के द्वारा, मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई जो टीचर अच्छा है उसके बारे में जरूर बताना चाहिए, ताकि हर एस्पिरेंट को जो है कि वो चीजें पता चले, क्योंकि शिक्षा यार बढ़ने कैसे बढ़ती है, बांटने से बढ़ती है, ऐसा तो है नहीं। अब यहाँ पे देखो अर्ध सरकारी पत्र या अर्ध शासकीय पत्र, पत्रांक संख्या, स्वास्थ्य विभाग, अनुभाग, लखनऊ, ऑलवेज भेजने वाले के नाम के सामने लिखे। भेजने वाले का ये रहा, ठीक है, ये कौन हो गया, ये प्रेषक हो गया, ठीक है, ये भेजने वाले का हो गया, बीच में सरकारी मुहर, और ये सारी चीजें सामने सामने रहेंगी। ठीक है, अब यहां पर हमने लेटर जैसे लिखा कि प्रिय महोदय, उत्तर प्रदेश राज्य में कुपोषण एक गंभीर समस्या के रूप में उभर कर सामने आया है, जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। इसके संदर्भ में हमने आपके विभाग से कुछ फंड की डिमांड की थी, लेकिन अभी तक वो फंड नहीं आया है। अगर आप अपने स्तर से इस फंड को रिलीज करा देते हैं तो हम सही समय से बच्चों के कुपोषण जैसी समस्या का समाधान कर सकेंगे। बात क्या है, कुपोषण क्या हमारे घर की बीमारी है, भाई सभी के लिए तो हम कर रहे हैं, तो सरकारी पैसे को हम ले रहे हैं तो सरकारी खर्च में करेंगे। बाद में हमने क्या लिखा, सादर, सादर मतलब कि आपका धन्यवाद या आपको हम कृतज्ञ करते हैं, अर्थात सादर लगा सकते हो। फिर भवनिष्ठ लिख सकते हो, शुभेकांक्षु लिख सकते हो, शुभेच्छु लिख सकते हो, भवदी नहीं लिख सकते, हस्ताक्षर। और यहाँ पे सामान्यतः यहाँ पे पद नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आपने ऑलरेडी ऊपर एक बार पद लिख लिया है, दोबारा पद लिखोगे तो एटीट्यूड दिखा रहे हो कि मैं एक बड़े पद का अधिकारी हूं, नहीं, एक ही बार पद लिखा जाता है। फिर बाद में जिसको आपने भेजा श्री शब्द लगा सकते हो, क्योंकि भाई जब नाम लिख रहे हो किसी व्यक्ति का थोड़ा रेस्पेक्ट और दे दो। श्री अबस सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली, पिन कोड लिख दिया। तो कहने का मतलब है ये प्रेषिती हो गया, प्रेषिती मतलब ये प्राप्त करने वाला व्यक्ति हो गया, जिसका पद का सारा डिटेल कहां पे है, दाहिने साइड में। कहां पर है, दाहिने साइड में है। क्या ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, जी सर बिल्कुल क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, अब आ जाओ सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र के अंतर्गत जो डिफरेंसेस होते हैं उसको हम क्लियर करेंगे। क्या करेंगे, अर्ध सरकारी और सरकारी पत्र के बीच में जो अंतर है समझ लेते हैं। देखो सरकारी पत्र में इसमें बाईं ओर प्रेषक शब्द लिखकर प्रेषक का नाम, पदनाम, कार्यालय का नाम, पता आदि लिखा था सबसे बाईं ओर,
ऊपर एक सरकारी पत्र में याद करो बाईं ओर, इसमें लिख रहा है, इसमें बाईं ओर प्रेषक अधिकारी का नाम, उसके नीचे संक्षिप्त पदनाम लिखा जाता, लेकिन प्रेषक शब्द नहीं लिखा जाता, क्योंकि सरकारी पत्र में शब्द ही लिखा था प्रेषक, लेकिन अर्ध सरकारी शब्द पत्राचार में डायरेक्ट आप अपने नाम वगैरह लिख दो, प्रेषक जैसा शब्द नहीं लिखते हैं। और आगे देखो, इसमें प्रेषक के तुरंत बाद बाईं ओर सेवा में शब्द लिखकर पाने वाले यानी प्रेषित के पूरा डिटेल लिखते, प्रेषक के जस्ट नीचे सरकारी में, लेकिन इसमें तो नहीं था सर, प्रेषक के नीचे तो जो है कि क्या था, सारी डिटेल थी, फिर हमने सबसे नीचे लिखा था। तो इसमें पत्र के समापन पर बाईं ओर प्रेषित का नाम, जब पूरा पत्र समाप्त हो जाता है तब बाईं ओर नीचे जो है कि हम लिख लेते हैं, और सेवा में जैसा शब्द नहीं लिखते, बस सीधे लिख देते श्री अ स्वास्थ्य विभाग नई दिल्ली, ठीक है, इसमें सेवा में जैसा शब्द नहीं लिखते हैं। और आगे देखो, इसके संबोधन में महोदय या महोदया शब्द लिखते हैं, लेकिन इसके संबोधन में हम प्रिय शब्द लिख सकते हैं, केवल महोदय महोदया नहीं लिखते, प्रिय अनुज लिख सकते हैं, प्रिय मित्र लिख सकते हैं, प्रिय महोदय लिख सकते हैं, प्रिय आदरणीय लिख सकते हैं, कुछ भी ऐसा शब्द लिख दो, लेकिन यहां पर केवल महोदय लिखते हैं, यहां पर प्रिय शब्द लिखा जाता है। इसके मुख्य भाग का आरंभ इस तरीके से होता है कि मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, इस तरीके का स्टेटमेंट सरकारी रूप में, लेकिन यहाँ पे इसका मुख्य भाग मुझसे यह कहने का अनुरोध हुआ है, निवेदन हुआ, इस तरीके से होता है। क्या दोनों में बेसिक बेसिक अंतर आप समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा वीडियो को दोबारा रिवाइज करो, ठीक है, क्योंकि मैं पूरी तरीके से ईमानदारी से चीजें बता रहा हूं आपको। आ जाओ, चलो कुंडी लगा दो। एक छोटा बच्चा है मेरे घर में, बहुत चंचल है, कक्षा 4 में पढ़ता है, तो उसको भी देखना है कि कैसे बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो भी बैठ के पढ़ रही है, लेकिन उसके काम का नहीं है लेटर, ठीक है। चलो अब आ जाओ, तो ये वाली बात हो गई। अब इसके बाद अगर आप देखोगे, इसमें पत्र की समाप्ति पर, सरकारी पत्र की समाप्ति पर आप आदर जैसा सूचक शब्द नहीं लिख सकते कि सादर, धन्यवाद, आपकी महती कृपा होगी, ऐसा शब्द नहीं लिख सकते। सरकारी पत्र में क्या कहीं देखा था क्या? नहीं सर, सरकारी पत्र में दाहिने साइड भवदी था, भवदी के नीचे साइन, पद वगैरह, और इधर हमने क्या लिखा था, प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित, फिर वहां पे 1-2 विभाग लिख दिए, फिर नीचे गार्ड फाइल लिख दिया था ना। लेकिन अर्ध सरकारी पत्र में आप लिखते सारी बातें खत्म करने के बाद सादर, धन्यवाद, अपना उसके प्रति एक सम्मान दिखाते हैं आप। तो यही तो लिख रहा है, इसमें पत्र की समाप्ति पे आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया था, इसे सादर, ससम्मान। यहां देखो, पत्र के अंत में, सरकारी पत्र के अंत में दाहिनी और भवदीय शब्द लिखकर उसके नीचे प्रेषक का हस्ताक्षर वगैरह वगैरह चीजें रहती है, भवदीय शब्द लिखा जाता है। इधर क्या अर्ध सरकारी में कि भवनिष्ठ जैसा शब्द लिखा जाता है, भवदी नहीं लिखा जाता, ठीक है, भवदी नहीं लिखा जाता। फिर इसमें सरकार के किसी निर्णय, समस्या निदान या निर्धारण से संबंधित मामला होता है, यहां पर भी अधिकारी के द्वारा दूसरे अधिकारी का ध्यान किसी विशेष सरकारी कार्य की ओर आकृष्ट किया जाता है, कोई अपने पर्सनल काम के लिए नहीं होता है, सरकारी कार्य के लिए ही होता है, उसके लिए आकृष्ट किया जाता है। सरकारी पत्र को अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है या औपचारिक शैली कहते हैं, और इसको उत्तम पुरुष शैली में लिखते हैं, इसको अनौपचारिक शैली कहते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों कह रहा हूं डिफरेंसेस? क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हो कि सर अर्ध सरकारी पत्र कैसे अनौपचारिक हो गया। जब आपने मित्रवत बात की, आपने प्रिय शब्द लिख दिया, आपने सादर लिख दिया, आपने धन्यवाद लिख दिया, तो आपका अनौपचारिक शैली हो गया। हम अपने फैमिली मेंबर को जब लेटर लिखते हैं या अपने किसी भी मित्र को, तो हम यही तो शब्द प्रयोग करते हैं, तो भैया वही हो गया अनौपचारिक, इसकी औपचारिक शैली हो गई। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे, ठीक है, साथ ही साथ आप अगर देखोगे इसको कि इसमें विषय लिखने की अनिवार्यता होती है, लेकिन इसमें कोई विषय नहीं लिखा था। इसमें हम विषय नहीं लिखते कि हाँ हमको इस बारे में बात करनी है, हम उसको पूरे लेटर के अंदर ही शामिल कर देते हैं कि भैया ये लेटर लिखा है 4-5 लाइनों का, और उसमें जो हमारा मुद्दा था वो हमने लिख दिया है। तो क्या यहाँ तक बातें समझ में आ गई? हमने किन किन चीजों पर अंतर किया? हमने प्रेषक के ऊपर अंतर किया, सरकारी में प्रेषक लिखते हैं, शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन अर्ध सरकारी में नहीं। परिस्थिति हम लिखते हैं सेवा में, लेकिन अर्ध सरकारी में नहीं लिखते। संबोधन के तौर पे हम महोदय लिखते हैं, लेकिन उसमें प्रिय महोदय कर सकते हैं। विषय वस्तु हम लिखते हैं, लेकिन जो अर्ध सरकारी होता है उसमें विषय वस्तु नहीं लिखते। समापन पे हम भवदी लिखते हैं, लेकिन वहां पे क्या होता है, अर्ध सरकारी भवनिष्ठ लिखते हैं। यहाँ पे भाषा शैली औपचारिक होती है, वहां पे क्या होती है, अनौपचारिक होती है अर्ध सरकारी में। आदर सूचक शब्द सरकारी पत्र में नहीं यूज होता, लेकिन अर्ध सरकारी पत्र में हम सादर, धन्यवाद, कुछ ऐसे आदर सूचक शब्द प्रयोग करते हैं। क्या यहां तक बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? अब आ जाते हैं कार्यालय ज्ञाप पर आते हैं, ठीक है। क्या यहां तक बात क्लियर हो गई? अगर हो गई है तो यस करो। तो क्या यहां तक बात समझ में आ गई? देखो आपके जो पेपर में ना 4 चीजों से प्रश्न सबसे अधिक आएगा।
एक आपका आएगा सरकारी पत्र या शासकीय पत्र, जो मैंने आपको पूरा पैटर्न बता दिया, उसकी भाषा शैली बता दी, उसमें जो जो शब्द प्रयोग हो रहा है वो बता दिए। दूसरा परिपत्र से प्रश्न आएगा, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। सरकारी पत्र को ही जब हम एक साथ कई लोगों को भेजते हैं तो परिपत्र हो जाता है। और अर्ध सरकारी क्लियर कर दिया। और एक सबसे इंपॉर्टेंट आएगा कार्यालय आदेश और विज्ञप्ति। ये 4 से 5 चीजों से ही प्रश्न आएगा तो आएगा, बाकी और नहीं आएगा। भाई एक ही क्वेश्चन तो आना है उस हिंदी में, एक ही क्वेश्चन तो आना है, तो एक क्वेश्चन के लिए ये 5 टॉपिक पढ़ लो, यहीं से एक प्रश्न आएगा। और अभी हम पेपर भी देख लेंगे। ये देखो ऑफिशियल जो है कि कार्यालय ज्ञापन होता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मैं आपको पढ़ा देता हूं कि कार्यालय क्या लिखा है। कार्यालय ज्ञापन शासकीय पत्राचार का एक महत्वपूर्ण रूप माना जाता है। शासकीय पत्र व्यवहार के इस रूप का प्रयोग सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान अथवा पत्र व्यवहार के लिए किया जाता है। किसके बीच किया जाता है? जो विभिन्न मंत्रालय होते हैं या जो है कि विभिन्न विभाग होते हैं, उनके बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए, सूचनाओं को शेयर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग मंत्रालयों के अधीनस्थ कार्यालयों, विभागों तथा अधिकारियों के पास सामान्य सूचनाएं आदि भेजने के लिए किया जाता है। मान लेते हैं कि अगर शिक्षा विभाग का जो मंत्रालय है उत्तर प्रदेश सरकार का, तो वो नीचे के अधीनस्थ अधिकारियों के लिए क्या करेगा, एक सामान्यतः क्या करेगा, एक कार्यालय जो है कि ज्ञापन दे देगा और उसमें सारी सूचनाएं आ जाएंगी। तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि यहां से कोई प्रश्न बने। और इसका बस एक सिंपल पैटर्न होता है। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश शासन व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विभाग अनुभाग हो गया, पत्र संख्या लखनऊ कार्यालय ज्ञापन, और यहां पर भी हस्ताक्षर हो जाते सिंपल सचिव, और गार्ड फाइल आपकी रहेगी। तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। कार्यालय आदेश महत्वपूर्ण है। कार्यालय आदेश क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहां से आपका ऑफिशियल लेटर। अब इसमें क्या है, 2-3 बातें समझना। पहला, ये फिर रुक गया, इसको चालू हो जाने दो भाई। तो यहां पर देख रहे हो कार्यालय आदेश, ये क्यों महत्वपूर्ण मैं बता रहा हूं। देखो यहां पे 2-3 बातें मैं आपको बताऊंगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे कार्यालय आदेश शासकीय पत्रों का वह रूप है जो किसी कार्यालय या मंत्रालय के कर्मचारियों को, किसको दिया जा रहा है, कर्मचारियों को उनसे संबद्ध सूचनाएं देने के लिए लिखे जाते हैं। अब मान लो कर्मचारियों की कोई छुट्टी का कैंसिलेशन हो, कर्मचारियों के लिए जो है कि कोई आदेश हो, कर्मचारियों के लिए कोई निर्देश हो, ये सारी चीजें किसी विभाग या मंत्रालय के द्वारा उससे संबद्ध। अब जैसे हम शिक्षक विभाग में हैं, तो शिक्षा विभाग के द्वारा अगर कोई नोटिस आता हमारे शिक्षकों के लिए, तो हम कार्यालय आदेश मानेंगे उसे, क्योंकि वो हमारे लिए आया हुआ है। तो इस तरीके से सरकारी कामकाज के एक प्रमुख संपर्क माध्यम के रूप में इसका प्रयोग होता है। अब जब ऊपर से हमारे लिए कोई आदेश आ रहा, तो आदेश शब्द में ही लिखा हुआ है भैया वरिष्ठ से कनिष्ठ को ही आएगा, हम रिटर्न नहीं कर सकते वहां पे। कार्यालय आदेश का उपयोग किसी मंत्रालय से संबद्ध विभाग, प्रभाग, अनुभाग एवं कार्यालय के कर्मचारियों के लिए अधिकारी व्यक्तिगत द्वारा संबंधित कार्य हेतु किया जाता है। अब यहां पर एक और चीज देख लो कि इसका मतलब है, यहां पर लिखा हुआ है, एक चीज और ध्यान रखना यहां पर, कि इसके द्वारा दिए गए जो आदेश होते हैं ना, उनका अनुपालन करना संबंधित कर्मचारियों का परम कर्तव्य होता है। जो हमें आदेश मिलता है विभाग से, अगर हम उस कार्य को नहीं करेंगे तो यह माना जाएगा कि आप सरकारी आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। आदेश मतलब ऑर्डर, निर्देश नहीं है, सजेशन नहीं है, आदेश है, ऑर्डर है। इसका मतलब है कि आपको वो काम करना ही पड़ेगा। क्या करना है? करना ही पड़ेगा वो काम, ये परम कर्तव्य है। अगर और इसका प्रयोग सामान्यतः क्या है, जैसे किसी व्यक्ति का अवकाश स्वीकृत या अस्वीकृत करने की सूचना। अब मान लो किसी व्यक्ति ने सूचना मतलब एक अवकाश अप्लाई किया था, लेकिन वहां से विभाग ने, मंत्रालय ने रिपोर्ट दी कि भैया आपकी जो है कि स्वीकृति नहीं हुई है अवकाश की, आपके अवकाश को रिजेक्ट कर दिया गया है आपके अवकाश को रिजेक्ट कर दिया गया है। और नियुक्ति और पदोन्नति की सूचना, नियुक्ति और पदोन्नति की सूचना, कि अगर किसी व्यक्ति को नियुक्ति किया गया, किसी व्यक्ति को कोई पदोन्नत किया गया, प्रमोट किया गया, तो इसकी हो गई जानकारी। साथ ही साथ स्थायीकरण या स्थानांतरण आदि की सूचना, कि किसी व्यक्ति को स्थायी कर दिया गया या उसका ट्रांसफर कर दिया गया, उसकी सूचना हो सकती है। प्रशासन से संबंधित निर्देश की भी कोई सूचना होगी। तो ये सब कुछ आपको किसमें देखने को मिलेगा? ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा कार्यालय आदेश के रूप में मिलेगा। क्या यहां तक बात क्लियर हो गई? अब जैसे इसको देखो, एक प्रारूप है कारागार प्रशासन सुधार अनुभाग, पत्र संख्या वाराणसी, दिनांक कार्यालय आदेश। यहां पर हस्ताक्षर हो गया विशेष सचिव के, यहां गार्ड फाइल हो गई। अब यहां पर देखो एक पैटर्न लिखा हुआ है, ठीक है। पैटर्न क्या है? गृह मंत्रालय अनुभाग उत्तर प्रदेश सरकार का, पत्र संख्या लखनऊ 5 अप्रैल 2025 आदेश,
राज्य सरकार के समस्त विभागों, कार्यालयों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संज्ञान में यह लाया जाता है कि हाल ही में सरकारी वाहनों के दुरुपयोग की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, अतः राज्य सरकारों द्वारा इस विषय पर कड़ा संज्ञान लेते हुए निम्नलिखित निर्देश निर्गत किए गए। अर्थात ये किसको दिया गया? क्या आम पब्लिक को दी गई ये बात? नहीं सर, ये विभाग के कर्मचारियों के लिए कहा गया कि आप जो सरकारी वाहनों का दुरुपयोग कर रहे हो उसकी शिकायतें बहुत सारी मिल रही हैं। लोग कह रहे हैं कि सर सरकारी वाहनों का दुरुपयोग हो रहा है अपने निजी काम के लिए। तो इसके संदर्भ में 3-4 निर्देश दे दिए कि अगर ऐसा करते हुए पाए जाते हो तो आपका 1 दिन का वेतन काट लिया जाएगा, या आपको 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा, या आपके ऊपर जांच बैठा दी जाएगी। तमाम ऐसे कोई भी निर्देश दे दिए गए और निर्देश देने के बाद एक हस्ताक्षर रहेगा उप सचिव गृह मंत्रालय की तरफ से, पत्र संख्या, सूचनार्थ प्रेषित और गार्ड फाइल। ये होना ही होना है, ये सारी चीजें रहेंगी। प्लस अब आ जाओ कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञापन में अंतर। ज्ञापन और आदेश में अंतर क्या है? यहां पे आंतरिक प्रक्रिया में प्रभावी होता है। ये क्या लिख रहा है? ये लिख रहा है कि यह कार्यालय के आंतरिक प्रक्रिया का एक प्रभावी अंग है, यानी कि डिपार्टमेंट के अंदर के कर्मचारियों को आदेश, निर्देश, सारी चीजें। यह कार्यालय के बाहर अन्य कार्यालयों, व्यक्तियों, पदाधिकारियों तक भी प्रभावित होता है, यानी यह किसी और भी विभाग और मंत्रालय के लोगों को दिया जा सकता है। यह सदैव अधीनस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए जारी किया था। अधीनस्थ के लिए सदैव, अधीनस्थ का मतलब क्या हो गया कि वरिष्ठ व्यक्ति अधीनस्थ व्यक्ति या कनिष्ठ व्यक्ति को ही जारी करेगा, कनिष्ठ कभी भी वरिष्ठ के लिए जारी नहीं करेगा। तो ये हो गया। फिर इसे व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से जारी किया था, इसे व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से। इसका पालन अनिवार्य होता है, इसका पालन प्रेषित की इच्छा पर निर्भर करता है, कार्यालय ज्ञापन का वो पालन करे या न करे। लेकिन अगर आप देखोगे कि इसका पालन जो कार्यालय आदेश है वो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, वो हम आपको बता रहे हैं। 1 मिनट रुकिएगा, ठीक। अब यहां पर देखिए, इसका पालन प्रेषित की इच्छा पर निर्भर करेगा, इसका पालन अनिवार्य होता है। और आगे देख लो, देखो कार्यालय आदेश कंपलसरी हो जाता है, अगर आप नहीं करोगे तो देखो इसको भी लिखा है कि अगर आपने कार्यालय आदेश का उल्लंघन किया है तो उस दशा में आपको अनुशासनात्मक या दंडात्मक कार्यवाही जारी करता द्वारा की जा सकती है। लेकिन यहाँ पे प्रायः कोई कार्रवाई नहीं होती है। पद से परे जाकर सेवा शर्तों का अगर उल्लंघन कर रहे हो तो आदेश की वैधता न्यायालय में वाद योग्य होगी, यानी उस पर जो है कि मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो ज्ञापन होता है ये वाद योग्य नहीं होता है, इसके तहत हम किसी भी प्रकार की कोई इंक्वायरी नहीं कर सकते हैं। इसे उच्च अधिकारी के स्तर से जारी किया था, हमेशा वरिष्ठ से कनिष्ठ के लिए। इसे नियत प्राधिकारी के स्तर से जारी किया जाता है। तो क्या यहां तक बातें समझ? और इसमें कुछ खास नहीं था, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया कार्यालय आदेश के बारे में। आपको मैं अधिसूचना बताता हूं। अधिसूचना, अधि मतलब होता है आधिकारिक, सूचना मतलब सूचना देना। किसको दी जाएगी आधिकारिक सूचना? भाई वो दी जाती है सामान्य जन को, व्यक्ति को, राज्य में रहने वाली जनता को, कि आपके लिए सरकार ने ये एक नया नोटिफिकेशन निकाला है। जैसे आप एस्पिरेंट हैं, आप तैयारी करने वाले एस्पिरेंट हैं, और आपके लिए सरकार एक नोटिस निकालती है जिसको हम विज्ञप्ति भी कहते हैं और अधिसूचना भी कहते हैं, नोटिफिकेशन भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इसमें निकाला गया कि भैया अभी लोअर पीसेस की वैकेंसी आ रही है, लेखपाल का एग्जाम होने वाला है, पेट का स्कोर कार्ड हो गया। तो ऐसे जो भी आम पब्लिक के लिए निकाला जाता है उसे हम अधिसूचना कहते हैं। जैसे यहां पर लिखा है कि शासन की ओर से जो घोषणाएं जन साधारण के लिए सूचनार्थ या सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जानकारी के लिए केंद्रीय अथवा प्रांतीय सरकारों द्वारा राजपत्रों में प्रकाशित की जाती है उसे अधिसूचना या विज्ञप्ति कहते हैं। क्या कह रहा है कि एक ऐसी घोषणा जो जन साधारण के लिए, जन साधारण की सूचना के लिए होती है, या फिर सरकारी कर्मचारियों के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए भी प्रांतीय सरकारें या केंद्र सरकारें जो निकालती हैं सूचना और उसे राजपत्र में अगर अपने गजट में प्रकाशित करती हैं तो उसे हम अधिसूचना या विज्ञप्ति कहते हैं। अब जो भी आपकी वैकेंसी आ रही है उसको कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार अपने राजपत्र में अधिसूचित करती है। क्यों? क्योंकि उसने आम पब्लिक के लिए, आम जनमानस के लिए सूचना निकाली थी। तो ये होता है नोटिफिकेशन, आधिकारिक सूचना, अधिसूचना जिसको कहा जाता है। कैसे इसका पैटर्न होगा सर? इसका पैटर्न डियर फ्रेंड्स सिंपल है। उत्तर प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन अनुभाग पत्र संख्या लखनऊ अधिसूचना, इसमें भी आपको आज्ञा से हस्ताक्षर वगैरह वगैरह मिलेगा। इसके बारे में, अच्छा ये हिंदी की नेक्स्ट कॉपी है, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ अधिसूचना के बारे में, जो नेक्स्ट कॉपी का मतलब ये है। वही हो गया कि जन घोषणा होती है, जन साधारण के लिए होती है, जानकारी के लिए होती है, केंद्रीय अथवा प्रांतीय सरकारें अधिसूचना कहते हैं जो राजपत्रों में प्रकाशित करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कि इसकी जो विशेषताएं होती हैं, अगर आप इसकी विशेषताओं के बारे में बात करोगे, इसकी विशेषताओं के बारे में,
तो शासन स्तर के पर लिए गए निर्णयों को शासकीय पत्र व्यवहार के औपचारिक रूप अधिसूचना या विज्ञप्ति के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। किसके? शासन ने अगर कोई निर्णय लिया है शासन के स्तर पे और उसको आम जनमानस में अगर हमें वो सूचना भेजनी है तो व्हाट्सएप का जरिया नहीं लिया जाता है, बल्कि उसको औपचारिक रूप में अधिसूचित किया जाता है और राजपत्र में जो है कि उसको लिखा जाता है। अधिसूचनाओं को राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य होता है, यानी जितनी भी अधिसूचना आ रही है वो राजकीय गजट या राजपत्र में उसको अधिसूचित करना अनिवार्य होता है। तो आपसे अगर पूछेगा कि क्या विज्ञप्ति, अधिसूचना, नोटिफिकेशन को राजकीय गजट में लिखना चाहिए? बिल्कुल लिखा जाना चाहिए, ये इसकी विशेषता होती है। राजकीय गजट में अधिसूचना के प्रकाशित होने के शासन के निर्णयों को वैधता प्राप्त होती है कि अगर एक बार वो राजकीय गजट यानी राजपत्र में प्रकाशित हो गई तो यानी सरकार ने जो निर्देश लिए, सरकार ने जो हमें निर्णय लिया वो सही हो गया। अधिसूचनाओं को लोक महत्व का मानते हुए सर्वसाधारण के लिए प्रकाशित की जाती है, क्योंकि जो चीजें गजट में प्रस्तुत की जाती हैं वो सामान्यतः न्यूज़पेपर में भी आता है और जन साधारण के लिए भी होता है। तो क्या यहां तक बातें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? अब आ जाओ जरा प्रश्न कर लेते हैं। तो सर अब प्रश्न जरा ऐसे करा दो कि जो आपने पढ़ाया वो चीजें समझ में आनी चाहिए, ये मैं इसीलिए लेकर आया हूं। प्रश्न से क्या है ना, थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ चीजें सही पढ़ी हैं गलत। तो आपने देखो 5 मेजर चीजें पढ़ ली। पहला सरकारी पत्र पढ़ा, दूसरा अर्ध सरकारी पत्र पढ़ा, तीसरा परिपत्र पढ़ लिया, चौथा आपने कार्यालय ज्ञाप पढ़ा, पांचवा आपने कार्यालय आदेश पढ़ा और छठा आपने विज्ञप्ति या नोटिफिकेशन या अधिसूचना पढ़ा। अब इसमें छोटे-छोटे पॉइंट से प्रश्न बनेगा, प्रेषक, प्रेषिती, सेवा में, भवदीय, भवननिष्ठ, गार्ड फाइल, पत्रांक, ये सभी चीजें आपसे पूछी जाएंगी कि कहां पे आप इसका यूज करते हो। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय पत्र नहीं है? भाई कार्यालय या ऑफिस से निकाला गया पत्र जो है कि वो क्या होगा? क्या प्रार्थना पत्र कभी ऑफिस से निकलेगा क्या? कार्यालयी पत्र को ही हम यहाँ पे सरकारी पत्र भी कह देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसी को हम लोग सरकारी पत्र भी कहते हैं। और मैंने कहा था कि 1 डेढ़ 2 घंटे की क्लास में आपको सारी चीजें कवर करा दूंगा। लगभग 1 घंटे से ऊपर की क्लास हो गई है और जितनी जरूरत थी ना बस उतना ही मैंने आपको बताया। मैं देखो कोई यहाँ पे कोई पेड क्लास तो है नहीं, पेमेंट लेके कि मैं 10-12 लेक्चर जबरदस्ती खींचूं। भाई एक क्वेश्चन की जो डिमांड है बस उसे पूरा हो जाना चाहिए और मैं गारंटी दे रहा हूं इस वीडियो से ही आपका एक क्वेश्चन आएगा, चाहे लिख के ले लो मुझसे। ये चीजें आपको मैंने उतनी बता दी जितनी जरूरत है। कार्यालय पत्र नहीं होता है, प्रार्थना पत्र होता है क्या? संपादक के नाम पत्र होता है क्या? प्रेस विज्ञप्ति होती है या निमंत्रण पत्र होता है? अभी आपका आंसर आ गया, निमंत्रण पत्र। कि सर कार्यालय पत्र में आपका प्रार्थना पत्र भी आएगा, एप्लीकेशन, प्रेस विज्ञप्ति भी आएगी, संपादक के नाम पत्र भी आएगा, लेकिन निमंत्रण पत्र नहीं आएगा। तो ये आंसर सही हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि महापौर महानगर पालिका को लिखे जाने वाला एक शिकायत पत्र किस श्रेणी में आएगा? अब मुझे एक बात बताओ, जो महापौर है, जो महानगर पालिका के व्यक्ति हैं, जो अध्यक्ष है वहां पे, क्या वो सरकारी पद पे बैठे हैं? क्या वो शासकीय पद पे बैठे हैं? जी हाँ सर, बिल्कुल बैठे हैं। तो उनके समक्ष अगर हम कोई शिकायत कर रहे हैं तो क्या वो व्यावसायिक पत्र होगा? नहीं। क्या वो संपादकीय पत्र होगा? नहीं। क्या वो व्यक्तिगत पत्र होगा? नहीं, वो कार्यालयी पत्र होगा। हम कोई भी अगर उनके पास शिकायत लेके जा रहे हैं तो एक कार्यालयी पत्र हो जाएगा। आगे देखो और एक प्रश्न देखो, ये देखो बहुत अच्छा प्रश्न है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। क्या लिख रहा है कि एक औपचारिक पत्र यानी सरकारी पत्र में समाप्ति के पूर्व हस्ताक्षर और नाम के ऊपर कौन सा कथन लिखा होता है? तो औपचारिक का मतलब हो गया सरकारी पत्र, और सरकारी पत्र में कह रहा है हस्ताक्षर और नाम के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल ये आपके लिए मैंने एक पत्र बना दिया, दिख रहा है? हाँ, तो यहां पर जो है कि हमारा जो पूरा पत्र कंप्लीट हो गया, तो यहां पर एक शब्द आता है भवदीय। क्या आता है? भवदीय। फिर यहाँ पे हस्ताक्षर, नाम और पद होता है कि नहीं? तो क्या पूछ रहा है कि कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? तो ये वाला हो जाएगा भवदीय। ठीक है, सादर, प्रणाम, ये सब अर्ध सरकारी में होता है, नहीं अनौपचारिक पत्र एक तरीके से कह सकते हो, आपका प्रिय ये सब उसमें होता है, लेकिन यहाँ पे औपचारिक की बात हो रही तो भवदीय शब्द आएगा। हो गया कि नहीं हो गया ये प्रश्न? जी सर बिल्कुल हो गया। बस ऐसे ही आपको करते जाना है। एक और लिख रहा है, क्या लिख रहा है देखो, वैयक्तिक पत्र यानी कि इनफॉर्मल, अनौपचारिक व्यक्तिगत पत्र किनके मध्य लिखा जाता है? भाई व्यक्तिगत पत्र है, व्यवसायियों के मध्य लिख सकते हो, सरकारी अधिकारियों के मध्य, सगे संबंधी मित्रों के मध्य, या पाठक और संपादक के मध्य। गुरुजी वैयक्तिक पत्र है ये तो हम अपने मित्रों को भेजते हैं, अपने दोस्तों को भेजते हैं, अपने परिवार के लोगों को भेजते हैं, तो ये हो जाएगा सगे संबंधी और मित्रों के बीच में। क्योंकि सरकारी अधिकारियों के अगर मध्य की बात करें तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सरकारी पत्र कह देंगे। क्या कह देंगे?
सरकारी पत्र कह देंगे, या दूसरी भाषा में औपचारिक पत्र कह देंगे। क्या कह देंगे? औपचारिक पत्र कह देंगे। ठीक, शासकीय पत्र। तो यहां का आंसर हो गया सगे संबंधी वाले पे। क्या अब प्रश्न आसान नहीं लग रहा है? क्या अब टफ लग रहा है क्या प्रश्न? कि नहीं सर, अब तो प्रश्न आसान हो गया क्योंकि हमने चीजें समझ ली हैं। कह रहा है कौन सी एक पत्र की विशेषता नहीं है? भाई अगर आप किसी भी प्रकार का पत्र लिखते हो, चाहे वो अर्ध सरकारी पत्र हो, सरकारी पत्र हो, निजी पत्र हो, अनौपचारिक पत्र हो, कोई सा भी पत्र हो, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पत्र का नाम नहीं दे रहा है, बस ये लिख रहा है कि कोई भी पत्र हो तो उसकी विशेषता क्या होनी चाहिए? संक्षिप्तता बिल्कुल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 2 लाइन की बात को आपने 10 पेज में लिख दिया, पता ही नहीं चल रहा है कि आप कहना क्या चाह रहे हो। एक तो ये होना चाहिए संक्षिप्त। क्रमबद्धता, मतलब एक सीक्वेंस होनी चाहिए कि आपने जो बातें कही वो एक क्रोनोलॉजी के साथ होनी चाहिए। बिल्कुल। विनयशीलता, मतलब एक प्रेम भाव से लिखा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उदंडता दिखे उस भाषा में, जो है कि विनयशीलता होनी चाहिए। लेकिन प्रेषक कोई विशेषता नहीं है, प्रेषक तो एक उसका भाग होगा, प्रेषक विशेषता नहीं बल्कि एक भाग होगा उसका, जबकि यहां पे पत्र की विशेषता पूछ रहा था। अब डीओ, देखो ये चीज मैंने बताया था ना, डेमी ऑफिशियल। डेमी ऑफिशियल का मतलब क्या होता है? डेमी ऑफिशियल लेटर इसको कहा जाता है, अर्थात इसको हम लोग गुरुजी अर्ध सरकारी पत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग अर्ध सरकारी पत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अर्ध सरकारी पत्र बोलते हैं। और आगे आ जाओ। कार्यालयीय आदेश सदैव प्रेषित होता है। मैंने क्या कहा? यह प्रश्न ही मैंने बताया था कि कार्यालयीय आदेश सदैव प्रेषित होता है, एक आयामी होता है ये कार्यालयीय आदेश। ये आदेश हमेशा वरिष्ठ से कनिष्ठ को जाता है, कभी भी कनिष्ठ से वरिष्ठ नहीं जाएगा, क्योंकि ये सरकारी पत्र की विशेषता होती है जो द्विआयामी होती है, जिसमें कनिष्ठ से वरिष्ठ, वरिष्ठ से कनिष्ठ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपसे सरकारी पत्र नहीं, कार्यालयीय आदेश की बात कर रहा है, और ये सदैव प्रेषित होता है वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर। क्लियर हुआ बात? ये सारे प्रश्न में वहां पे करा रहा था आपको घटना चक्र की टेस्ट सीरीज में, लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट की यही क्वेरीज थी कि सर इसको थोड़ा और एक बार क्लियर करा देंगे तो अच्छा होगा। अब जैसे यहां पे देखो, ये प्रश्न भी अभी आपने किया। अब सोचो ये लेखपाल की टेस्ट सीरीज है, लेकिन हमारे जो नोट्स है वो मेंस के थे, यूपी पीसीएस मेंस की जो हिंदी पूछी जाती है। लेकिन मुझे पता था कि मैं इस चीज को अच्छे से समझा ले जाऊंगा और आपको चीजें समझ में भी आ जाएंगी क्वेश्चन करने पे। जैसे कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पे होता है? भाई कार्यालय आदेश अगर आपने देखा कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से, मैं एक शॉर्ट में लिख देता हूँ, कार्यालय आदेश, यहाँ पे विभाग, यहाँ पे पत्रांक, यहाँ पे सरकार का नाम, फिर यहाँ पे जो है कि 3-4 बातें लिख दी गई, और फिर लास्ट में यहाँ पे हस्ताक्षर होता है इस तरफ हस्ताक्षर होता है कि नहीं, और यहाँ पे लिखा होता है गार्ड फाइल। याद करो तो किधर है? दाहिनी साइड है। कहाँ पे? नीचे। तो नीचे दाहिनी ओर होता है। क्लियर हो गया क्या? ऊपर दाहिनी ओर तो नहीं होगा, नीचे दाहिनी ओर होगा। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? यहाँ पे तो साइन करता है वो अपना, ठीक है। कौन? कार्यालय आदेश में जो अधिकारी होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर एक और देख लेते हैं। देखो ये भी आपने पढ़ा, ये भी आपने पढ़ा। क्या कहा जा रहा है कि जब सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र, मैंने क्या कहा था कि सरकारी पत्र में जब प्रेषक एक हो, प्रेषिती एक हो, यानी सेवा में जिसको रिसीव कराना है, तब तो वो सरकारी पत्र हो गया। लेकिन जब प्रेषक एक हो और प्रेषिती बहुत सारे हो जाएं, तो आपको क्या कहना है वो कि सर वो फिर परिपत्र हो गया। क्या हो गया? परिपत्र हो गया। यही इसका आंसर, और यही चीज मैं आपको समझा रहा था कि प्रश्न ऐसे ही आएगा और आप समझ लोगे आराम से। और अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे जो आपको करना है। बिल्कुल कैसे करना है जरा इसका उत्तर बताओ, पढ़ो जरा। शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है? बिल्कुल वही डिट्टो प्रश्न। आ जाओ भाई, सरकारी लेटर बनाते हैं सर, आपने जैसा फॉर्मेटिंग कहा था। यहां पे सर हमारा पत्रांक संख्या होता है। जी सर, पत्रांक संख्या होता है, यहाँ पे सारी चीजें फिर इसके नीचे बाईं तरफ क्या पूछा जा रहा है? प्रेषक पूछा जा रहा है। यही तो होता था। प्रेषक लिखने के बाद फिर यहाँ पे सेवा में लिखते थे, जिसको हम भेजते हैं, यानी कि प्रेषिती लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से 2-3 बातें। फिर यहाँ पे हम अनुभाग लिखते थे, अनुभाग के सामने हम जो है कि डेट और स्थान लिख देते थे। फिर यहाँ पर हम विषय लिखते थे, विषय के बाद फिर हम लोग यहाँ पे महोदय लिखते थे, महोदय से शुरू करते थे। बस नीचे नहीं जाना है, पैटर्न यही सेम है, रटा हुआ है। पत्रांक के ऊपर मतलब कुछ नहीं रहेगा, सबसे ऊपर पत्रांक, उसके नीचे प्रश्न क्या पूछ रहा है? पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर, यानी पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है? गुरुजी लिखा जाता है प्रेषक पदाधिकारी का नाम और पदनाम। प्रेषक पदाधिकारी का नाम सेवा में नहीं लिखेंगे, सेवा में तो नीचे आ रहा है। दिनांक जो है कि नहीं आएगी, प्राप्तकर्ता का पदनाम, क्योंकि दिनांक हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, और
प्रेषक पदाधिकारी के नाम। आपके दिमाग में सर दिनांक भी तो होगी, नहीं, दिनांक हम इधर लिखेंगे ना राइट में, यहाँ अनुभाग के सामने भी स्थान और दिनांक, पत्रांक के नीचे भी दिनांक, लेकिन पूछ क्या रहा था बाईं ओर, तो बाईं ओर तो भैया इन्हीं का खेला हो रहा था। तो प्रेषक पदाधिकारी का नाम और पदनाम, तो ये हो गया आपका लेटर राइटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये हो गया आपका लेटर राइटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट। और यहां से मैं कह सकता हूं आपसे कि अगर ये एक वीडियो आपने अच्छे से देख ली ना, तो आपका एक नंबर कहीं नहीं जाएगा। कोई भी डाउट हो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर लेना, ठीक है, वहां पे मैं रिप्लाई कर दूंगा। और साथ ही साथ आप इसकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ग्लैंस एकेडमी जो ऑफिशियल है, 16,000 लगभग उस पर सब्सक्राइबर हैं। और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज करा रहा हूँ, स्पेशली यूपी पीसीएस की, लेखपाल की आपकी टेस्ट सीरीज करा रहा हूँ, करंट अफेयर्स करा रहा हूँ, जो भी चीजें आपके लिए मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ जो अच्छी क्वालिटी में है। ऐसा नहीं मार्केट तो भरा पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि टेलीग्राम हम लोग नहीं देखते, बहुत सारी पीडीएफ आती है, लेकिन सबको कराने से जो है कि कुछ नहीं होगा। सबसे बेहतर है कि आप वो कराओ जिससे आपके पेपर में प्रश्न है, कॉन्फिडेंस आए और चीजें आप सही करो। और मैं कह रहा हूं कि इस वीडियो को पढ़ने के बाद जो आपने नीचे के 8-9 क्वेश्चन किए, क्या कोई भी क्वेश्चन बाहर गया? क्या नोट्स मेरे मेंस के लिए, लेखपाल की परीक्षा के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी जो भी क्वेश्चन आएगा और आप जहां पर भी प्रैक्टिस सेट में कर रहे होगे, अब करके देखना, और एक भी क्वेश्चन अगर गलत हो जाए तो। ये बहुत जरूरी थी वीडियो, इसलिए आप लोग बहुत डिमांड थी। और अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले दिन नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जय हिंद, जय भारत।